स्टार्ट करें? अच्छा, आप में से किसको याद है लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? आपको याद है? बहुत लोगों को याद है। एक बार याद दिलाओ मुझे भी। मैं कुछ टर्म्स बता रहा था, जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, याद है? उसके बाद मैंने आपको बताया था इवेंट क्या होता है, याद है? उसके बाद मैंने आपको बताया था अकाउंट्स, अकाउंट का क्या मतलब होता है, अकाउंट क्या होता है, खाता क्या होता है। उसके बाद मैंने कुछ फॉर्मेट्स बताए थे, अकाउंट कैसे बनता है टी शेप में। उसके बाद याद होगा कैपिटल बताया था। कोई एक्सप्लेन करना कैपिटल क्या होता है? ठीक है, ठीक है। और कोई बताओ, क्या होता था कैपिटल? हाँ हाँ, बताओ बताओ। सही बताया आपने। और कोई बताओ, अपनी लैंग्वेज में बताओ, जरूरी नहीं है वही चीजें जो मैंने बताई थी सेम वही नहीं बोलना आपको, अपनी लैंग्वेज में बताओ। मैं बोल देता हूँ एक बार कि भाई जो भी ओनर अपने पास से लगाता है, जैसा कि आपने बताया कि कोई भी ओनर अपने पास से लगाता है, आपने बोला इनिशियल, तो इनिशियल तो कैपिटल होता है, बाद में भी लगाएगा तो वो भी कैपिटल ही कहलाएगा, जरूरी नहीं है कि शुरू शुरू में ही लगाया। तो जब भी ओनर अपने बिजनेस में पैसा या फिर कोई भी सामान अपने पास से लगाता जाएगा, वो सारा क्या कहलाएगा? कैपिटल। ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं ड्राइंग क्या होती है, बताओ, याद है? हाँ बताओ। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है असेट्स, पैसा भी निकाल के लेके जाएगा तो ड्राइंग कहलाता था, याद है? कुछ भी चीज, मतलब बिजनेस से आप अपने पर्सनल पर्पज के लिए कुछ भी लेके जाओ तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग। चलो इसके बाद मैंने लाइबिलिटी बताई थी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, जहां पे ज्यादा कंफ्यूजन आती है। बताओ जरा लाइबिलिटी क्या होती है? तो फैन बंद ही कर दो यार, वो परेशानी हो रही है। थैंक यू। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ बोलो। मतलब हमने बिजनेस को, बाहर वाले को कुछ भी देना हो, बाहर वाले को कोई भी पैसा देना हो, वो क्या कहलाएगा आपका? लाइबिलिटी। लेकिन लाइबिलिटी के बारे में मैंने कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि क्रेडिटर्स क्या होता है, याद होगा? बिल्स पेबल क्या होता है, याद होगा? बैंक लोन क्या होता है, याद है? बैंक ओवरड्राफ्ट और अनपेड वेजेस, मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसके बाद हमने कुछ बात की थी कि भाई लाइबिलिटी, ये बात नहीं किए थे, आज हम स्टार्ट करते हैं। जरा आप में से कोई याद दिलाओ मुझे, ये बताओ, बचपन में थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा होगा, बचपन मतलब 11th क्लास में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि करंट लाइबिलिटी होती है और एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, कुछ आइडिया दोगे? ठीक है, और? बिल्कुल ठीक आपने बोला वैसे तो, लेकिन मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। देखो बिजनेस ने क्या बोला, मतलब बताया क्या गया, कि जितनी भी आपकी लाइबिलिटी होती है ना, उन लाइबिलिटी को दो भाग में बांट दो। लाइबिलिटी को कितने भाग में बांट दो? दो भाग में। जो पैसे आपको जल्दी में दे देने हैं, जैसे कि 3 महीने में दे देने, 6 महीने में दे देने, मतलब 1 साल से पहले पहले जो पैसे आपको दे देने हैं, उसे आप बोल दोगे करंट लाइबिलिटी। और जो पैसे आपको 1 साल के बाद देने हैं, लगभग 2 साल में, 3 साल में, 1 साल के बाद देने हैं, उसे क्या बोलते हो आप? नॉन करंट लाइबिलिटी। अब आपके मन में आएगी क्या ये चीज हमें याद रखनी है? नॉर्मली नहीं याद रखनी होती, लेकिन जब आप टैली पे काम करोगे तो वहां पे जब कोई लाइबिलिटी बनाओगे तो वो पूछेगा आपसे कि ये लाइबिलिटी कौन सी है, करंट लाइबिलिटी है कि नॉन करंट लाइबिलिटी है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है। अब इसीलिए अभी मैं फिर से बोल दे रहा हूँ एकदम सिंपल, करंट लाइबिलिटी क्या होती है? वो लाइबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे कर देनी है। और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है? वो लाइबिलिटी जो 1 साल के बाद पे करनी है। कुछ एग्जांपल से लेके डिस्कस करते हैं। याद है मैंने आपको क्रेडिटर्स समझाया था? क्रेडिटर्स का मतलब क्या बताया था? आपने सामान खरीदा है उधार, आपने उधार खरीदा है तो आप उसको क्या बोलोगे? मान लेते हैं मैं आज दुकान पे जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भैया मेरे को उधार सामान दे दो। वो कहता है कि ठीक है भाई, कब पैसा देगा? तो मैं क्या बोलूंगा? अगले साल, या बोलो 3 साल में दे दूंगा। क्या वो देगा मेरे को सामान? भाई नॉर्मली जब आप उधार सामान खरीदते हो तो विद इन 1 ईयर पे करना होता है। मैं बताऊं नॉर्मल जो रेट चलते हैं मार्केट में, आप देखोगे या तो 1 महीने में पे कर दोगे या तो 3 महीने में मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो कोई उधार लेके चलता नहीं है। तो क्रेडिटर्स नॉर्मली हमें 3-4 महीने में पे कर देने होते हैं, इसीलिए क्रेडिटर्स क्या होते हैं? करंट लाइबिलिटी, जो आप 1 साल से पहले पहले पे कर दोगे। सेम इसी तरह बीपी, बीपी समझाया था आपको, बीपी तो पता है ना सबको, बिल्स पेबल। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट, याद है? बैंक में माइनस में अगर आप पैसा रखते हो तो आपको क्या लगता है? बैंक बोलेगा भाई 10 साल तक रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है।
वैसे तो नॉर्मली बैंक ब्याज लेगा, लेकिन बैंक क्या कहता है कि भाई नॉर्मली 3 महीने के अंदर अंदर या 6 महीने के अंदर अंदर पे कर दो, उसको प्लस में करो, समझ आ गए। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या हो जाता है हमारा करंट लाइबिलिटी। तो ये सारे तो हो गए करंट लाइबिलिटी। अब कुछ होते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी जैसे बैंक से लोन लिया, तो नॉर्मली आपको भी पता है बैंक से जब आप लोन लेते हो तो 3-4 साल के लिए लेते हो, 5 साल के लिए लेते हो। तो नॉर्मली 1 साल से अंदर अंदर नहीं पे करना होता, नॉर्मली कह रहा हूं। हो सकता है आपने 3 महीने का लोन लिया हो, तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, करंट लाइबिलिटी। अगर आपने लोन 1 साल से ज्यादा के लिए लिया है तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। इतनी चीजें पता है या इसमें कोई दिक्कत है, क्लियर है। चलो और जरा बात करते हैं, कल हमने बात की थी असेट्स क्या होता है, याद है किसी को असेट्स? असेट्स मतलब संपत्ति, बताया था ना मैंने, प्रॉपर्टी आपके पास है वो आपका क्या है, असेट्स है। लेकिन मैंने बोला था आपको इंपॉर्टेंटली आपको 3 चीज पता करनी है, ये 3 चीज होगी तभी वो चीज असेट्स बनेगा, नहीं तो नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था वैल्यूएबल होना चाहिए, और आप उसके मालिक हो, आप उसके मालिक हो, और उसको आप पैसे में कैलकुलेट कर पाओ, आप उसको पैसे में कैलकुलेट कर पाओ तभी आप बताओगे ये एसेट्स है, समझ आ गया। अच्छा, याद होगा आपको, बल्कि मैंने नहीं बताया था, अब मैं आज बता देता हूं। असेट्स भी 2 तरह के होते हैं, जैसे लाइबिलिटी 2 तरह की, वैसे ही आपके असेट्स भी 2 तरह के, एक करंट असेट्स और एक नॉन करंट असेट्स। जैसे लाइबिलिटी में बताया था करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी, वैसे ही असेट्स में भी करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। एक बात और बता दूं, नॉन करंट असेट्स को आप फिक्स्ड असेट्स भी बोलते हो, अगर आपने सुना होगा फिक्स्ड असेट्स, तो नॉन करंट असेट्स को आप फिक्स्ड असेट्स भी बोलते हो। अब बात करते हैं कि भाई ये कैसे पहचानोगे। जैसे लाइबिलिटी तो सिंपल थी, 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है तो करंट लाइबिलिटी, 1 साल के बाद पे करनी है तो नॉन करंट लाइबिलिटी। लेकिन क्या असेट्स में भी ऐसा होता है? देखो नॉर्मली असेट्स में अगर 1 साल के अंदर अंदर वो कैश बन जाए, क्या बन जाए, कैश, यानी मिल जाए आपको, मतलब खत्म हो जाए वो या कैश मिल जाए, तो वो होगा करंट असेट्स। और अगर 1 साल के बाद तक भी चले वो, तो फिर क्या बन जाएगा, वो नॉन करंट असेट्स। सिंपल वर्ड में डेटर क्या बताया था आपको, बताओ जरा। डेटर क्या होता था, जब हमने किसी को उधार माल बेचा है, याद आ रहा है, उधार माल बेचा है तो हम उससे पैसे लेंगे, कब लेंगे, हो सकता है 1 महीने बाद ले, हो सकता है 2 महीने बाद, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 2 साल बाद लेंगे। 1 साल के अंदर अंदर ही ले लोगे आप डेटर से पैसा, तो इसीलिए करंट असेट्स बन जाता है डेटर, समझ आया। इसके साथ साथ बिल्स रिसीवेबल, बीआर भी मैंने आपको बता रखा है कि भाई वो भी पेमेंट आप 1 साल के अंदर अंदर ही ले लेते हो, तो वो भी क्या बन जाएगा, करंट असेट्स। ये तो क्लियर है ना ये सारी चीज। अच्छा, कैश तो ऑटोमेटिक ही कैश है, आपके पास ही है, तो वो तो करंट असेट्स है ही। बैंक बैलेंस क्या होता है, भाई बैंक में आपके पैसे डले हुए हैं, जब मर्जी जब निकाल लो, आपके ही तो पैसे हैं वो, तो वो भी क्या बन जाता है, करंट असेट्स। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है बताओ जरा, कोई बताएगा स्टॉक क्या होता है? अरे भाई अगर मैं मोबाइल बेचता हूँ, मान लेते हैं मैं मोबाइल बेचता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे मोबाइल पड़े हुए हैं, खरीद के रख रखा हूँ, उसी को तो स्टॉक बोलते हो। मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है मोबाइल, नॉर्मली कितने दिन में स्टॉक बेच देते हो आप? अब आप बोलोगे वो डिपेंड करता है कि बिजनेस किस टाइप का है, बिजनेस किस टाइप का है उसके हिसाब से, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं हम। जो स्टॉक हमारे पास होता है वो नॉर्मल कंडीशन में हम 1 साल के अंदर ही बेच देते हैं, तो इसीलिए स्टॉक क्या बन जाता है, करंट असेट्स। समझ आ गया। तो ये सारी संपत्ति है, ये तो समझ आ रहा है ना, ये सारी आपकी संपत्ति हैं, और ये नॉर्मली 1 साल के अंदर अंदर आपको पैसे दे देती हैं, इसीलिए क्या बन जाते हैं, करंट असेट्स। लेकिन कुछ संपत्ति जो 1 साल से भी ज्यादा लंबे टाइम तक चलती हैं, जैसे आपकी बिल्डिंग, ऐसा तो है नहीं कि जैसे आज आपने बिल्डिंग खरीदी, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की, जैसे बिल्डिंग का बर्थडे आया बिल्डिंग बोल रही है बाय बाय जा रही हूँ, ऐसा होता है? भाई बिल्डिंग तो रहेगी ना आपके पास, नॉर्मली 3 साल रहेगी, 4 साल रहेगी, अलकायदा ना आ जाए जब तक, ठीक है, कोई अटैक हो गया तो बात अलग है, नॉर्मली लंबे टाइम तक चलती है। जो बिल्डिंग है आपकी नॉर्मली लंबे टाइम तक चलती है, तो ये जो बिल्डिंग वगैरह होती है वो क्या बन जाती है आपकी, फिक्स्ड असेट्स, या फिर नॉन करंट असेट्स बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। इसके साथ साथ फर्नीचर, नॉर्मली फर्नीचर भी आपको पता है 1 साल से ज्यादा ही चलता है। मोटर व्हीकल, और एस मोटर व्हीकल समझ आता है ना सबको, कार बाइक ये सारे 1 साल से ज्यादा ही चलते हैं, तो ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं आपके, फिक्स्ड असेट्स। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अब आप बोलोगे ये सब तो बेसिक चीजें हैं और ये हमको पता है। अब देखो इसमें और भी चीजें हैं, जैसे टेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, ये सब चीज मुझे बताना है, बट मुझे आज कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि अकाउंट कंटिन्यू कराऊं, ये हम बाद में लेते हैं। पहले थोड़ा सा जीएसटी मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, हमारा जो सिलेबस होगा किस तरीके से चलेगा। सबसे पहले मैं आपको टैली सिखाऊंगा, यही बताया था मैंने, बेसिक अकाउंट के साथ साथ मैं आपको क्या सिखाऊंगा, टैली। लेकिन भाई टैली आने के लिए आपको जितने अकाउंट्स पता होनी चाहिए, जितने वर्ड्स पता होने चाहिए, जितनी जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट उतना तो बता दूं मैं पहले। तो इसीलिए अभी मैंने आज आपको कुछ अकाउंट्स बताया, मतलब लास्ट क्लास में, आज तो मैंने कुछ भी नहीं बताया समझ लो, लास्ट क्लास में कुछ अकाउंट्स बताया, और आज की क्लास में मैं अकाउंट्स लास्ट में बताऊंगा। अभी कुछ मैं थोड़ा बहुत जीएसटी बता देता हूँ,
क्योंकि धीरे धीरे हमें जीएसटी भी समझनी पड़ेगी। जब तक आप जीएसटी नहीं समझोगे, जब तक आप टैली नहीं कर पाओगे। तो आपको थोड़ा बहुत जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत अकाउंट्स के बारे में। अभी तक जितना मैंने बताया उसमें कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो मेरे से, नहीं तो फिर मैं अभी जीएसटी पे जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत जीएसटी समझाता हूँ। नोट्स आपको मिल गए होंगे, जीएसटी वाले भी और ये वाले भी। और इसके साथ साथ ये जो छोटी मोटी चीजें बच रही हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, 10-15 मिनट का टॉपिक बच रहा है, तो वो मैं आराम से क्लास के लास्ट में बताऊंगा। अभी किसी के कोई डाउट है तो वो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बोलो, कोई डाउट नहीं है? चलो अच्छी बात है। तो अब मैं जीएसटी बताने जा रहा हूं। देखो अकाउंट्स आप में से कई लोगों को, बल्कि मैं कह रहा हूं कि आप में से जितने बैठे हो उनमें से 99% लोगों को अभी तक जो मैंने बताया शायद पहले से पता हो। बट जीएसटी में कई सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो अब आपका कंसंट्रेशन एकदम यहीं पे चाहिए, मेरे को बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए आपको सारी चीजें। कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता तो अभी अभी तुरंत पूछ लेना। आप डिले मत करना कि भाई कल पूछ लूंगा, परसों पूछ लूंगा। समझ आ गया? तो पूछना शुरू करते हैं, मतलब पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बताओ, इंडिया में टैक्स होते हैं? बोलोगे कैसी घटिया बात कर रहे हो, बचपन से यही सुनते आए हैं कि भाई टैक्स देना है, टैक्स देना है। हम सबसे ज्यादा डरते हैं अगर किसी से, तो किससे डरते हैं? टैक्स से। तो एक बात बताओ कि भाई टैक्स, पहले तो बताओ, पहले भी था टैक्स? राजा महाराजा भी टैक्स लेते थे भी। बहुत शुरू शुरू की बात करो तो राजा महाराजा कर लेते थे। उसके बाद अंग्रेज आए तो लगान लेते थे, उसके ऊपर पिक्चर भी बनी, आमिर खान की लगान पिक्चर। तो अंग्रेज लगान लेते, नाम अलग हो गया। अच्छा गवर्नमेंट क्या लेती है अभी? टैक्स। अच्छा राजा महाराजा का तो समझ आता है भाई, अगर नहीं आपने टैक्स दिया, कर नहीं दिया तो गोली मार, गोली तो नहीं मारते, भाला मार देते थे। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या आया? अंग्रेज आए, तो अंग्रेज को भी नहीं दोगे तो उनके पास तो गोली होती थी, गोली मार देंगे। लेकिन अब आज के टाइम पे जिन राजा को, जिन नेताओं को आपने ही चुना है, जैसे मोदी जी को आपने ही चुना है भाई, आपके वोट से ही मोदी जी जीते हैं। पर मोदी जी भी आपको क्या दे रहे हैं? आपसे टैक्स ले रहे हैं। और आप क्यों दे रहे हो बताओ? बताओ आप में से कोई जवाब दो कि भाई आपसे टैक्स मांगा जाता है। अब आप में से कई लोगों के मन में आ रहा होगा हमने तो नहीं दिया टैक्स आज तक। आ रहा है किसी के मन में आ रहा है आपने नहीं दिया टैक्स? हाँ भाई कह रहा है ज्यादा कमाओगे तो देना पड़ेगा। मैं बताऊं, मैं बिल्कुल नहीं कमाता बट मुझे भी टैक्स देना पड़ता है। और आप अभी कमाते हो? नहीं कमाते ना, बट आप भी टैक्स दे रहे हो। अब आप बोलोगे कैसे कैसे टैक्स दे रहा हूं मैं, अभी समझाऊंगा मैं। आप में से सब यहाँ जितने बैठे हैं सबके सब टैक्स दे रहे हैं। एक छोटा बच्चा जन्म लेने के बाद से टैक्स देना शुरू कर देता है। अब कैसे कैसे देते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन आप टैक्स दे क्यों रहे हो? बताओ जरा, कोई जवाब दो। मना क्यों नहीं करते आप, बताइए। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। और कोई बताओ, बताओ भाई। चलो मैं ही बताता हूँ, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी बहुत। तो देखो नीड ऑफ टैक्स क्या है, आप देख रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे जगह जगह पे, जैसे रोड बन गई। अब एक बार होता रोड बन रहा था आपके यहाँ गली के बाहर, मेरा घर के बाहर रोड बन रहा था, तो क्या गवर्नमेंट आई बोली 200-200 रुपए तो दे ही दो, 200-200 रुपए दो, चंदा रोड बन रहा है, ऐसा होता है कभी? नॉर्मली नहीं होता। तो हाँ आप बोलोगे टोल लेते हैं, तो वो तो बड़े बड़े हाईवे पे लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब रोड बनना होता है, कोई चीज बनना होता है, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट बना देती है, गवर्नमेंट आपसे पैसे नहीं मांगती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास वो जो आपका टैक्स गया हुआ है उसी से गवर्नमेंट खर्चा करती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो या फिर एजुकेशन, एजुकेशन मतलब जैसे गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में कभी फीस दिया है? दलिया और खाने को मिलती है साथ में, तो फीस देते नहीं है, साथ में दलिया और मिलती है, स्कूल ड्रेस भी दे देते हैं मेरे ख्याल से, और पता नहीं क्या क्या किताब भी दे देते हैं कई लोग, कई एनजीओ वाले सपोर्ट करते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि स्कूल वाले ही दे रहे हैं फ्री में, बहुत सारी चीज दे रहे हैं फ्री में। ये क्यों दे रहे हैं बताओ? वहां के टीचर फीस नहीं लेते? गवर्नमेंट टीचर की फीस तो और ज्यादा होती है। गवर्नमेंट कहां से खर्चा कर रही है? आपके टैक्स से। ठीक है। दूसरी बात, हेल्थ। जब आप हेल्थ जाते हो, बीके हॉस्पिटल गया है कोई? बीके हॉस्पिटल, पता नहीं तुम्हें बीके हॉस्पिटल, पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी होते हैं वहां पे आप जाओ, फीस या तो 5 रुपए 10 रुपए लेके काम हो जाता है, 5-10 रुपए की पर्ची बनती है, आप इलाज करा लो। ऐसा भी होता है कई जगह पे, कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे सफदरजंग हो गया या फिर आपका ये एम्स हो गया, वहां पे फ्री में इलाज होता है। छोटे मोटे पैसे लेते हैं वो अलग चीज है, बट नॉर्मली क्या होता है, वही चीज जो आप लाखों में कहीं और कराओगे वो वहां पे बहुत कम पैसे में हो जाता है या फिर फ्री में हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट कैसे आपसे पैसे, बिना पैसे के कैसे काम कर रही है भाई? आपसे टैक्स ले रही है और इसीलिए गवर्नमेंट ये सारी चीजें चला रही है। मिलिट्री पे कितना खर्चा होता है आपको पता है? मिलिट्री से ज्यादा खर्चा तो मुझे नहीं लगता कि आप हेल्थ बजट, आप बजट देखते हो कभी? बजट आपने देखा है? तो जो आपके टैक्स से पैसे आते हैं उसमें गवर्नमेंट बताती है कि हम इतना खर्चा यहाँ करेंगे, इतना खर्चा यहाँ करेंगे, इतना खर्चा यहाँ करेंगे मिलिट्री में। अच्छा अभी इसरो, आपने सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ इसरो ने अभी अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया, जो अभी कल परसों ही शायद वहां पे चांद पे जाके पहुंच गया, सक्सेसफुल रहा वो मिशन इनका।
चंद्रयान 3 नाम था उसका ना। तो अब एक बार बताओ, इसरो वाले ने आपसे कभी बोला कि भाई 200 तो दो, सब 200 रुपए दो तब हम भेजेंगे ना भाई, पैसा तो चाहिए। तो इसरो को भी कौन फंडिंग दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। तो ये ऐसे बहुत सारे काम जो गवर्नमेंट कर रही है, समझ आ गया? कहां से कर रही है? आपके टैक्सेस से। इसीलिए आप टैक्स को देने से मना नहीं कर सकते। समझ आ गया? फिर भी आप में से कई लोग बोल रहे हैं कि भाई हम तो टैक्स देते हैं, नहीं देते सॉरी। तो आप जरा मुझे बताओ कि कितने तरह के टैक्स हैं इंडिया में? मेनली दो तरह के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मैं बताता हूं क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स को सिंपल में याद रखना आप। वैसे बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जैसे वेल्थ टैक्स होता है, लेकिन मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा? इनकम टैक्स। ठीक है? तो जो मेनली चलता है, सबसे ज्यादा क्या चलता है? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स की बात करते हैं। पहले तो बताओ इनकम टैक्स क्या होता है? आप में से किसी को अगर कुछ पता हो तो बताओ। आपने बोला था थोड़ी देर पहले, आप बताओ। हाँ, आपने बोला था ना कि हम ज्यादा कमाते हैं तो टैक्स देना ही पड़ेगा, वो इनकम टैक्स होता है। देखो इनकम टैक्स पहले तो मैं समझाता हूँ होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक नॉर्मल जॉब कर रहा हूँ, कंपनी में काम कर रहा हूँ, और मेरे को सैलरी मिलती है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है। ठीक है? तो मैंने पूरे साल में कितना कमा लिया? 12 लाख रुपए। तो मैं कमा के बैठा हुआ हूँ आराम से। अब गवर्नमेंट क्या कहेगी, सुनो साल खत्म हो गया, इस पूरे साल, साल कब शुरू होता है अकाउंट्स में? कब शुरू होता है साल? अप्रैल में शुरू होता है, और खत्म कब होता है? मार्च में। जैसे मान लेते हैं कि एक सिंपल सी बात करता हूं, अप्रैल 2023 में ये वाला साल शुरू हुआ है जो अभी चल रहा है, और खत्म कब होगा? मार्च 2024 में ये वाला साल खत्म होगा। तो 23 में शुरू हुआ और 24 में खत्म होगा। गवर्नमेंट कहेगी चुपचाप इतने दिन काम करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ। पैसा कमाने के बाद क्या करना है? अब आपको आईटीआर फाइल करनी है। क्या फाइल करना है? आईटीआर। आईटीआर का अगर मैं फुल फॉर्म बता दूं, इनकम टैक्स रिटर्न। अब आपको क्या फाइल करना है? अपनी आईटीआर फाइल करनी है। आईटीआर में गवर्नमेंट को बताना है कि मैंने पिछले साल कितना कमाया। समझ आए? अच्छा, अब आप कहोगे हमने तो नहीं फाइल किया। तो मैं एक बात बता दूं, अगर किसी की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होती है इन ए ईयर, साल में अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हो, तो आपको मैंडेटरी है आईटीआर फाइल करना। और एक बात बता दूं, आप सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हो आईटीआर से। आईटीआर से एक बार में बहुत पैसे आते हैं, बहुत ज्यादा, जिसको आता हो आईटीआर फाइलिंग। एक नॉर्मल सी बात बता दूं, मान लेते हैं आपने एक आईटीआर फाइलिंग के आप 2,000 रुपए ले रहे हो। ठीक है? एक आईटीआर फाइल करने के, अगर किसी को आईटीआर अपनी फाइल करानी है, आपने बोला 2,000 रुपए, और आपने धीरे धीरे ऐसे करके 200 लोगों की आईटीआर फाइल कर दी। अब आप बोलोगे भाई 200 की क्यों आईटीआर, हम कैसे फाइल कर सकते हैं, 200 कैसे बना देंगे? मैं बताऊं, 40-50 तो आपके अपने घर के आसपास ही मिल जाएंगे ऐसे लोग जिन जो 2.5 लाख से ज्यादा कमाते होंगे। उनको आप बताओ कि भाई इतना आईटीआर भरना इतना इंपॉर्टेंट है। आप अंदाजा लगाओ कितने रुपए हो गए? 4 लाख रुपए। ये 4 लाख रुपए, और ये हर महीने नहीं मिलती आईटीआर, साल में एक बार फाइल करनी होती है। तो हो सकता है कि अगर आपने 200 क्लाइंट बना लिए, 200 ऐसे लोग जो जानते हैं कि आप आईटीआर फाइल करते हो, और 200 तो मेरे ख्याल से 40-50 तो आपके दोस्त ही होंगे, 30-40 तो दोस्त होते ही हैं सबके, और कभी ना कभी 2 लाख से पार जाते हैं, 2.5 लाख से पार जाते ही हैं वो, इनकम कमाते हैं। देखो हर इंसान धीरे धीरे कमाना शुरू करता है। आज से 4 साल पहले आप नहीं कमा रहे होगे, आज थोड़ा बहुत कमा रहे होगे, आज से 4 साल बाद बहुत ज्यादा कमाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी खुद की आईटीआर भी फ्यूचर में फाइल करनी होगी। तो जो सबसे ज्यादा पैसा मिलता है ना, वो आईटीआर से मिलता है, एक बार में मिलता है। क्योंकि एक महीना होता है, जैसे मान लेते हैं जुलाई था, तो जुलाई में लास्ट डेट है आईटीआर की, तो सब लोग फटाफट फाइल करवाएंगे। अच्छा 2,000 मत लो ना, 1,000 लो, तब तो 2 लाख होता है। हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। अब आप बोलोगे भाई 200 कैसे हो जाएंगे? आराम से हो जाते हैं। मैं जब सीए नहीं था, तब से मैं 200 से 300 लोगों की आईटीआर हर साल फाइल करता हूँ। तो आप भी कर सकते हो बिल्कुल, और लड़कियां हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है? दूसरी बात कि भाई जब आप जॉब करते हो, जब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो, तो लोग आपसे आईटीआर भरवाते समय डरेंगे नहीं। उनको लगता है कि भाई बंदा वहां उस कंपनी का काम संभाल रहा है, तो मेरी आईटीआर तो कर ही सकता है ना। तो इसीलिए लोग आईटीआर आराम से दे देते हैं जब आप कहीं ना कहीं जॉब करते होते हो। तो पहले तो आपका क्या काम करना है? पहले तो स्टेबल होना है, सारी चीजें सीखनी है, उसके बाद जॉब करना है, और जॉब करने के बाद क्लाइंट बनाने हैं, लोगों को बोलना है कि भाई मैं आपकी आईटीआर फाइल कर देता हूँ। आईटीआर तो चलो एक अलग चीज है, मैं आपको समझा रहा था डायरेक्ट टैक्स। पर आते हैं दोबारा इस पे। मैंने क्या बोला? मैं काम कर रहा हूं इस साल, जॉब कर रहा हूं, मैंने कितने रुपए कमाए? 12 लाख रुपए कमाए। अब मेरे को अगले साल आईटीआर फाइल करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न। और आईटीआर में मैंने को गवर्नमेंट को क्या बताना है कि भाई मैंने पिछले साल कितने रुपए कमाए। अब गवर्नमेंट कहती है देखो भाई, अगर आप इतने रुपए कमाओगे तो इतना टैक्स, इतने रुपए कमाओगे तो इतना टैक्स। मैं आपको अभी समझा नहीं रहा कि कितना टैक्स, लेकिन मान के चलते हैं कि भाई आपका टैक्स बन रहा है 2 लाख रुपए। मान के चलते हैं कि आपका टैक्स कितना बन रहा है? 2 लाख रुपए। हो सकता है इससे कम बने, मैं अभी रफली आइडिया दे रहा हूं आपको। मान लेते हैं आपका टैक्स बन रहा है 2 लाख रुपए। तो अब आपको आईटीआर में ही एक पेमेंट का, टैक्स पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप टैक्स पेमेंट करो और 2 लाख रुपए गवर्नमेंट के को दे दो।
आपके अकाउंट से कटेंगे वो पैसे और गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाएंगे। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट टैक्स। इसमें कोई बीच वाला नहीं आता। आपको क्या करना है भाई, आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है, या आप खुद फाइल करो या आप किसी से फाइल करवाओ, और आपके अकाउंट से पेमेंट कट के गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाएगी। आपका जितना भी टैक्स बनता है ये होता है इनकम टैक्स। समझ आया? इसीलिए आप में से कई लोग सोचते हैं कि भाई हमने तो दिया ही नहीं कभी टैक्स, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है। और वैसे आपको बता दूं 5 लाख तक, अभी जो पिछले साल का जो टैक्स था उसके हिसाब से 5 लाख तक आप अगर आप कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन आईटीआर भरना है। आईटीआर फाइलिंग जरूरी है, लेकिन आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे अभी इनकम टैक्स समझा रहे हो, नहीं अभी मैं इनकम टैक्स नहीं समझा रहा, बस हल्का हल्का आपको आइडिया दे रहा हूं कि क्या होता है इनकम टैक्स। समझ आया कुछ डायरेक्ट? अब आप बोलोगे कि भाई ऐसा कुछ कर दो ताकि याद रहे, तो देखो इधर इनकम टैक्स का मॉडल कैसे होता है। ये मिस्टर अमन है, मान लेते हैं ये कमाता है, पूरे साल कमा रहा है। जब साल खत्म हो जाएगा तो ये अपनी क्या फाइल करेगा, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर फाइल करेगा। और आईटीआर जब फाइल करेगा तो ये टैक्स कैलकुलेट करेगा कि मेरी जितनी इनकम है उसके हिसाब से मेरे को कितना टैक्स देना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। और जितना भी टैक्स होगा वो सीधा क्या करेगा, गवर्नमेंट को जमा करा देगा। तो इसके पैसे गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली पहुंच गए ना, इसीलिए इसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स मॉडल। क्या बोला जाता है, डायरेक्ट टैक्स मॉडल। समझ आ गया मैं क्या कर रहा हूँ? ये फोटो देख के याद आ जाएगी, सबके पास नोट्स मिल गए होंगे तो आपको ये फोटोज देख के याद आ जाएंगे सारे के सारे। समझ आया क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? अच्छा, अभी मुझे क्या सीखना है, अभी हमें सीखना है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी। इसमें क्या होता है, अभी डायरेक्ट टैक्स समझ आ गया भाई, आप डायरेक्टली देते हो, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा अलग तरीके से। मान लेते हैं कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, एक सिंपल से रेस्टोरेंट में आपने किसी वैसे को लेके गया, मान लेते हैं आपका कोई दोस्त है या फिर आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको लेके गए रेस्टोरेंट में, आज चल के खाना खाते हैं। आपने खाना खाया, 200 रुपए का बिल है। जैसे मान लेते हैं उसने ऐसे बोला कि भाई अगर आप दाल लोगे तो 100 रुपए की, और अगर आप नान लोगे तो भी 100 रुपए का, टोटल 200 रुपए का आपका हो गया। आप गए, आपने खाया, 200 रुपए का बिल हुआ, ठीक है। जब बिल देने वाला आता है तो कैसे देता है, आपको कभी देखा आपने बिल, ध्यान से देखा होगा तो ऐसा होगा, 200 रुपए का आपका आइटम है, जो भी आइटम आपने खरीदा, प्लस जीएसटी 5% अभी मान के चल रहा हूं मैं, 5% जीएसटी है तो 10 रुपए। तो आपको कितने देने हैं, 210 रुपए। तो आपने खाया, खाना खाया, और आपने कितने रुपए उसको पकड़ा दिए, 210 रुपए। अब उसमें से दुकान वाला अपने पास कितना रखेगा, 200 रुपए, क्योंकि उसके सामान का आइटम जो रेट था वो कितना था, 200 ही था। तो 10 रुपए वो जो ले रखा है आपसे, वो क्या करेगा, ये दुकान वाला गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। ये 10 रुपए वो अपने पास नहीं रख सकता, वो आपसे टैक्स लेता है। आपसे क्या कर रहा है, 210 रुपए का 200 का सामान बेचा, 10 रुपए आपसे टैक्स लिया, तो आपसे कितना ले लिया उसने, 210। 200 रुपए अपने पास रखेगा क्योंकि उसका 200 रुपए हक है, और 10 रुपए वो कहां जमा करा देगा, गवर्नमेंट के पास। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब मेरा टैक्स गया कहां पे, गवर्नमेंट के पास, लेकिन क्या डायरेक्टली गया, मैंने पहले दिया दुकानदार को, फिर दुकानदार ने किसको पहुंचाया, गवर्नमेंट को। और इसीलिए आपको पता नहीं चलता कि आपने टैक्स दिया, इसीलिए आपको पता ही नहीं चलता कि आपने टैक्स दिया। आप में से कई लोगों ने मोबाइल खरीदा होगा, आप सबके पास, मैं शर्त लगा कह सकता हूं मेरा मोबाइल चोरी हो गया, अच्छा मोबाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो आप में से सॉरी, तो आप में से कई लोगों के पास, बल्कि सबके पास अभी इस टाइम पे जेब में मोबाइल होगा। आपने मोबाइल कभी ना कभी खरीदा होगा, ऑर्डर किया होगा, अगर बिल पड़ा है जाके देख लो, अगर बिल पड़ा है जाके देख लो। एक सिंपल सा मैं बता देता हूं, मान लेते हैं आपका फोन था 11,800 का, कितने का था, 11,800। तो आपका फोन की वैल्यू ऐसे लिखी होगी, फोन होगा 10,000 का और टैक्स होगा 1,800, और आपको मिला होगा कितने रुपए में फोन, 11,800। और कभी भी दुकान वाला आपको ऐसा नहीं बताता कि सर 10,000 का फोन है, 1,800 का टैक्स है, वो सीधा बोलेगा सर फोन 11,800 का है, और आप उसको 11,800 देते हो और वो आपको फोन दे देता है, ऐसा ही होता है। अब आपके 10,000 रुपए तो उसने रख लिए अपने पास, और आपके 1,800 रुपए गवर्नमेंट के पास जमा करा दिया। समझ आ गया? इसीलिए मैं कहता हूं भाई, आपने सुबह शैम्पू तो खरीदा होगा, आपने कुछ तो खरीदा होगा आज सुबह से नहाने के लिए, शैम्पू या फिर कुछ भी चीज आपने सुबह से आज तक, अभी तक शाम तक खरीदा है, उसमें कहीं ना कहीं आपका टैक्स गवर्नमेंट के पास जा चुका है और आपको पता भी नहीं चला। समझ आ गया? आप कुछ भी खरीदते हो, सब पे कहीं ना कहीं टैक्स लगा हुआ है, और वो गवर्नमेंट के पास सीधा डिपॉजिट हो जाता है। समझ आ गया? इसीलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। आप हमेशा दुकानदार को देते हो और दुकानदार गवर्नमेंट के पास पहुंचा देता है। एक काम करते हैं, जरा थोड़ा सा पहचान लेते हैं कुछ फोटोज वगैरह देख के, ताकि आपको याद हो जाए। देखो इधर इनडायरेक्ट टैक्स मॉडल जीएसटी हम देखते हैं। मान लेते हैं ये लड़के आप हो, ये लड़का जो है ये आप हो, और स्टोर में गए हो आप खरीदने, ये लाला जी के पास आप गए, और आपने बोला भैया मेरे को एक कपड़ा चाहिए। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, कपड़ा 1,000 रुपए का, और उस पर 50 रुपए टैक्स लगा के आपको कितने का दे दिया,
1050 रुपए। तो आपने लाला जी को कितने दे दिए बताओ? 1050 रुपए। लाला जी अपने पास कितना रखेंगे? 1000 रुपए। 50 रुपए कहां जमा करा देंगे? मोदी जी को दे देंगे, गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। यानी आपके पैसे मोदी जी के पास पहुंच गए, लेकिन डायरेक्टली पहुंचे या इनडायरेक्टली पहुंचे? इनडायरेक्टली आपका दुकानदार के पास, दुकानदार से गवर्नमेंट के पास। समझ आ गया? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। समझ आ गया? तो पहले तो कई बार ये भी दिक्कत आती है आपको, कई लोग ये पूछते हैं कि भाई डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कोई एक बता दो तो आप समझ जाओगे। आप बताओ ना जरा, कोई बताओ। इनकम टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। उसमें हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स जमा करते हैं, इसीलिए इसको ऐसा बोला गया डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, कोई एक बता दो। जीएसटी। जब हम जीएसटी कोई सामान खरीदते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? दुकानदार को देते हैं। दुकानदार हमारा टैक्स कहां पहुंचाता है? गवर्नमेंट के पास। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। समझ आ गया? अच्छा, हमें कौन सा सीखना है? हमें तो दोनों ही सीखना है। मैं आपको ये कोर्स कंप्लीट होने तक दोनों चीजें सिखाऊंगा, जीएसटी भी सिखाऊंगा और इनकम टैक्स भी सिखाऊंगा। समझ आ गया? लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जॉब करते समय वो है जीएसटी। तो इसीलिए पहले हम जीएसटी सीखेंगे, इनकम टैक्स को हम बाद में सीखेंगे। ठीक है? तो अभी आज शुरू करते हैं जीएसटी। और जीएसटी की फुल फॉर्म कोई बताएगा मेरे को? आप बोल रहे हो जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स क्या होता है और सर्विस क्या होती है बताओ? पहले तो नाम से क्या लग रहा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं उस पर भी टैक्स देना है, और अगर मैं सर्विस बेच रहा हूं उस पर भी टैक्स देना है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए भाई गुड्स क्या होता है, और दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए सर्विस क्या होती है। बताओ जरा, गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होती है? बताओ भाई, फोटो देख के तो बता दो यार। गुड्स मतलब कोई भी सामान। अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो जीएसटी में एग्जैक्ट जो मीनिंग है ना, सबसे लास्ट में मैंने लिख रखी है। अगर आप देखोगे हमारे नोट्स के सबसे लास्ट में, तो ये सबसे लास्ट में ही मैं आपको बताऊंगा, एक बार ये ओपन हो जाए। तो सबसे लास्ट में मैंने गुड्स की एग्जैक्ट मीनिंग रख रखी है, लिख रखी है, सर्विस की एग्जैक्ट मीनिंग लिख रखी है। बट अभी मैं वहां पे नहीं जा रहा, अभी तो मुझे आपको बेसिक ही समझाना है। लास्ट में पहुंचेंगे वहां पे, कल तक पहुंच जाएंगे वहां पे, या मैक्सिमम परसों तक पहुंच जाएंगे, उससे लेट नहीं पहुंचेंगे। तो देखो, जीएसटी की बात कर रहा था मैं। जीएसटी किस पे लगता है? गुड्स पे और सर्विस पे। यानी अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो भी जीएसटी देना है, अगर आप सर्विस बेच रहे हो तो भी जीएसटी देना है। तो गुड्स का जरा बताओ, गुड्स क्या होता है? आप बोलो सिंपल, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, कोई भी सामान दिख रहा है जो, जैसे कि मोबाइल दिख रहा है, सामान है, गुड्स है। टीवी क्या है? गुड्स है। चेयर क्या है? गुड्स है। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें इस रूम में दिख रही है, जैसे एसी गुड्स है, पोडियम गुड्स है, ये कैमरा गुड्स है। ये सारी चीजें क्या है? गुड्स। अच्छा, सर्विस क्या होती है? जो जो अभी मैं आपको दे रहा हूं, मैं आप आए तो मैंने बोला 10 रुपए का पेन खरीद लो प्लीज, ऐसा कुछ बोला मैंने आपसे? नहीं ना। तो मैं आपको क्या दे रहा हूं? कोई गुड्स दे रहा हूं? नहीं, मैं आपको क्या दे रहा हूं? सर्विस। तो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। अच्छा, कभी जब आप जाते हो टैक्सी वाले के पास, आप कभी जैसे मान लेते हैं आपको दिल्ली जाना है, तुगलकाबाद जाना है, आपने टैक्सी वाले को बोला भैया मेरे को बिठा के छोड़ दो वहां तक। तो टैक्सी वाला आपको बिठाता है और तुगलकाबाद में उतार देता है, और बोलता है कि भैया वो तुगलकाबाद में उतारते ही बोलता है 300 रुपए हो गए। तो आप उसको 300 रुपए निकाल के देते हो। फिर आप क्या बोलते हो? कुछ लिया तो है ही नहीं, रुक जा हैंडल तोड़ लो तुम। ऐसे करोगे आप? टैक्सी का कुछ निकाल लोगे? नहीं ना भाई, आपने उससे क्या लिया है? सर्विस ली है। उसने आपको वहां यहाँ बिठाया और वहां पे उतार दिया, तो उसने आपको क्या दी है? सर्विस। समझ आ गया? सेम इसी तरह जब आप झूला झूलने वाले पे जाते हो, झूला झूलते हो, वो आपको बिठाता, बोलता है एक चक्कर का 100 रुपए लेगा। फिर आप बोलते हो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो बिठाया, ऐसे ऐसे घुमाया 3-4 चक्कर, फिर आपको उतारा, बोला 100 रुपए दो। अब आपने क्या खरीदा उससे? कोई गुड्स नहीं खरीदा, बल्कि आपने क्या लिया उससे? सर्विस। समझ आ गया? तो गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होती है। अगर आप किसी को गुड्स बेच रहे हो तो भी जीएसटी देना पड़ेगा, अगर आप किसी को सर्विस बेच रहे हो तो भी जीएसटी देना पड़ेगा। समझ आया? अब डिटेल में तो और आगे बात करेंगे कि गुड्स क्या होता है, एग्जैक्ट कैसे पहचानोगे आप कि क्या होता है गुड्स और क्या होता है सर्विस, वो एग्जैक्ट हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा और समझा देता हूं आपको। सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, और आईजीएसटी क्या होता है। आप में से अगर किसी को पहले से कुछ पता है तो बता दो। ठीक है, और जो स्टेट में लगता है, ठीक है, और बताओ आईजीएसटी क्या होता है? हाँ, चलो आप में से लगभग सबको ही पता है, और कई लोगों को नहीं भी पता, तो मैं तो जीरो से ही बताऊंगा। तो हम समझते हैं पहले कि भाई क्या होता है सीजीएसटी, क्या होता है एसजीएसटी, और क्या होता है आईजीएसटी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। पूरे इंडिया में, ध्यान से सुनना, पूरे इंडिया में हर आइटम पे कोई रेट, जीएसटी का रेट फिक्स कर दिया गया है। जैसे एक सिंपल सी बात करूं, मान लेते हैं एक मोबाइल है, तो मोबाइल पे गवर्नमेंट ने बोल दिया 18% टैक्स लगेगा। तो आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी मोबाइल बेचो, जितने रुपए का बेचोगे उस पर 18% टैक्स देना पड़ेगा। समझ आ गया?
सेम इसी तरह अगर गवर्नमेंट ने किसी भी चीज पे, जैसे जूते पे मान लेते हैं गवर्नमेंट ने, देखो एक बात मैं बता दूं, मैं जो भी रेट्स बोल रहा हूँ मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, कहीं आप बोलो कि भाई नहीं 12 नहीं है 15 है 18 है, ऐसा कुछ नहीं। तो मान लेते हैं जूते पे गवर्नमेंट ने बोल दिया पूरे इंडिया में कहीं भी जूते बेचो 12% टैक्स लगाओ, तो आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी सामान बेचोगे कितना टैक्स लगाओगे? 12%। तो जीएसटी के कुछ रेट्स होते हैं जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, कुछ आइटम पे 0% टैक्स लगता है। अब आप बोलोगे जीरो भी लगता है, हाँ भाई गवर्नमेंट चाहती है कुछ चीजों के रेट्स ना बढ़े, तो वहां पे क्या टैक्स लगा दिया? जीरो। वैसे ही कुछ चीजों पे 3% लगता है, कुछ पे 5 लगता है, कुछ पे 12 लगता है, कुछ पे 18 लगता है, कुछ पे 28 लगता है, और भी रेट्स होते हैं, बट अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। बस आप ये समझ लो कि पूरे इंडिया में आप कोई भी सामान खरीदोगे तो जो बेचने वाला होगा वो आपसे टैक्स लेगा। टैक्स कितना लेगा? वो हो सकता है 3% ले, हो सकता है 5% ले, हो सकता है 12% ले, हो सकता है 18%, हो सकता है 28%। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा कितना लेगा? तो देखो गवर्नमेंट ने पहले से ही फिक्स कर रखा है, इस आइटम पे इतना होगा, इस आइटम पे इतना होगा, तो नॉर्मली आपको पता होगा 28% लग्जरी आइटम पे लेते हैं लगभग। लग्जरी आइटम जो भी आप लग्जरी, जैसे एसी, एसी आप कह रहे हो लग्जरी आइटम है, ये जो टीवी है बड़ी सी दिख रही है आपको 65 इंच की, 65 इंच पे 28% ले लेते हैं, क्योंकि गरीब आदमी 65 इंच की टीवी देखेगा, वो कितनी देखेगा भाई? 32 इंच की दे दो, 28 इंच की दे दो, और भी जो भी कम होता है। तो सुन लो जीएसटी के कुछ रेट्स गवर्नमेंट ने बोल दिए हैं कि इंडिया में जब भी कोई सामान बेचोगे या कोई सर्विस दोगे तो उस पर इतना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। समझ आ गया? चलो अब एक बात बताओ, टैक्स देना तो पड़ेगा, लेकिन इंडिया में कितनी गवर्नमेंट है बताओ? आप बोलोगे ये रहा इंडिया, और एक तो ऐसी गवर्नमेंट है जो पूरे इंडिया को चला रही है, जिसे आप बोलते हो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे इंडिया को चला रही है, पूरे इंडिया को जो चला रही है। अभी कोई बता सकता है कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट? बोलो बोलो। बीजेपी है ना इस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट। बीजेपी में भी कौन? मोदी जी, मोदी सरकार। ठीक है, तो अभी अधिकतर लोग क्या मोदी जी के नाम से ही जानते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है बताओ? मोदी जी समझ लो। ठीक है, अच्छा इसके बाद कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी होती है क्या? एक पूरी एक सरकार पूरा इंडिया चला पाएगी? तो इंडिया को जगह जगह अलग अलग स्टेट में बांटे गए, छोटे छोटे स्टेट, जैसे यूपी एक स्टेट हो गया, राजस्थान एक स्टेट हो गया, हरियाणा एक स्टेट हो गया, कुछ यूनियन टेरिटरी भी है, पता है ना सबको? यूटी, पता है ना ये बात? नहीं पता? टोटल 28 स्टेट है इंडिया में। 29 नहीं 28 ही है यार। देखो भाई 28 या 29 स्टेट है, वो भाई कह रहा है कि 29 स्टेट है, तो मैं कह, मुझे एग्जैक्ट गिनती याद नहीं है, तो आप देख लेना एक बार, 28 या 29 स्टेट हैं, और 7 या 8 यूनियन टेरिटरी होंगे फिर, क्योंकि अगर कम हो गए तो 7-8 यूनियन टेरिटरी है। अब यूनियन टेरिटरी क्या होती है अभी बाद में बात करेंगे, अभी आप सिर्फ स्टेट को समझो। जगह जगह पे छोटे छोटे स्टेट बना दिए गए, जैसे कि हिमाचल एक स्टेट है, पंजाब एक स्टेट है, हरियाणा एक स्टेट है, राजस्थान एक स्टेट है, और हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होगी, जिसे आप बोलते हो सीएम चुनते हो ना, सेंटर क्या बोलते हैं बताओ? चीफ मिनिस्टर। तो हर एक स्टेट के एक एक होंगे, मंत्री होंगे, चीफ मिनिस्टर जिसे बोलते हैं, वो अपना अपना स्टेट संभालेंगे, उसे बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट। जो अपने स्टेट को चला रही है उसे क्या बोला जाता है? स्टेट गवर्नमेंट। और जो पूरे इंडिया को चला रही है उसे क्या बोला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पूरे इंडिया में 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा बताओ पैसे किसको चाहिए देश चलाने के लिए? पैसे किसको चाहिए? अच्छा स्टेट गवर्नमेंट को पैसे नहीं चाहिए। आपने एचबीएससी सुना है? एचबीएससी, एचबीएससी का मतलब क्या होता है? हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। यानी जितने स्कूल एचबीएससी के अंदर में है वो हरियाणा गवर्नमेंट चला रही होगी, तो वो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है। अच्छा आपने सीबीएसई सुना है? यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी जितने भी सीबीएसई वाले स्कूल होंगे वो कौन चला रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा इसी तरह जो छोटे छोटे जैसे बीके हॉस्पिटल यहाँ खुला हुआ है फरीदाबाद में, तो वो कौन चला रहा होगा बताओ? स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट यहाँ की। अच्छा जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है जैसे एम्स हो गए, वो कौन चला रहा होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ आ रहा है? अच्छा जो मान लेते हैं मेरे घर के बाहर गड्ढा खुद गया, कुछ हो गया, अब मेरे को उसको उस पर रोड बनवाना है, तो कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? नॉर्मली आप ये समझो कि स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है उस पर्टिकुलर स्टेट का सारा काम करना, और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होता है? पूरे इंडिया का काम वो देख रही है। अच्छा किसको पैसे चाहिए? दोनों को पैसे चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। कोई बताएगा, अंदाजा लगाओ ज्यादा पैसा किसको चाहिए? नॉर्मल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ध्यान से सुनो, बनाया ऐसा गया कि भाई इंडिया में 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो आप जो भी टैक्स लोगे, जो भी टैक्स लोगे उसको आधा आधा बांट देना दोनों, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना और आधा स्टेट गवर्नमेंट को दे देना। आप बोलोगे बात समझ नहीं आई, सही से समझाओ। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि मैं मोबाइल का सेलर हूं, मैं मोबाइल बेचता हूं। अब मैं मोबाइल बेचता हूं तो मैंने एक मोबाइल बनाया, मतलब बनाया नहीं, 10,000 रुपए का बेच रहा हूं।
अब 10,000 का मोबाइल बेच रहा हूं, मान लेते हैं आप में से कोई आया, मैं भी हरियाणा में रहता हूं, ध्यान से सुनना, मैं भी हरियाणा में रहता हूं और आप भी कहां रहते हो, हरियाणा में। सेलर भी हरियाणा का है और बायर भी कहां का है, हरियाणा का है। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है, आप मोबाइल कभी भी बेचना 18% टैक्स लेना है, तो मुझे कितना टैक्स लेना है, 18%। इतना मुझे समझ आ गया, 18% टैक्स लेना है। टैक्स लेने के बाद कौन सी गवर्नमेंट को मैं दूंगा, बताओ जरा। गवर्नमेंट कहती है भाई दोनों को दो, आधा पैसा दे दो सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा पैसा दे दो स्टेट गवर्नमेंट को। अच्छा कौन सी स्टेट को, हरियाणा स्टेट को। यानी अगर मैं सिंपल ऐसे आपको समझाने के लिए आसान लैंग्वेज में बोलूं, तो हरियाणा मतलब मैं बोल दूं खट्टर जी, अभी इस टाइम पे हरियाणा को कौन चला रहा है, खट्टर जी। और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन चला रहा है, मोदी जी। तो मैं जब मोदी जी बोलूंगा तो आप समझ जाना सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, और जब खट्टर जी बोलूंगा तो आप क्या समझ जाना, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। समझ आ गया। तो अब मान लेते हैं जैसे ही मैं बेच रहा हूं और मुझे 18% टैक्स लेना है, दो लोग आ जाएंगे मेरे पास टैक्स मांगने के लिए। एक तो मोदी जी कहेंगे भाई मुझे टैक्स दे दो, कितना, 18 का आधा दे दो, 9%, जिसे आप बोलोगे सीजीएसटी। क्या बोलोगे, सीजीएसटी। सीजीएसटी की फुल फॉर्म सेंट्रल जीएसटी। जो आपको टैक्स देना पड़ेगा वो क्या देना पड़ेगा, सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी। कितना देना पड़ेगा, 9%। 18% का टैक्स था ना, इस मोबाइल पे टैक्स जो था 18 था, अगर मोबाइल पे 12 होता तो फिर कितना देता सेंट्रल गवर्नमेंट को, 6%। अगर मोबाइल पे 5% मान लेते हैं टैक्स होता तो 2.5% मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता और 2.5% मुझे स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता। समझ आ गया। अच्छा सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, और दूसरा क्या लगाना पड़ेगा मुझे, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। समझ आ गया। कितना, 900 और 900, तो सामने वाले से मैं 11,800 रुपए लूंगा। समझ आ गया। मैं दुकान ग्राहक को जिसको भी मैं फोन बेचूंगा कितना लूंगा, 11,800। इसमें से मैं अपने पास कितना रखूंगा, 10,000, और 900 कहां दे दूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी कि मोदी जी को, और 900 कहां दे दूंगा, खट्टर जी को। क्या ये बात समझ आई, ये पॉइंट क्लियर हुआ, पक्का ये समझ आया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। मान लेते हैं मैं बेचने वाला मैं हूं हरियाणा का, और मेरे पास जो मोबाइल खरीदने आया वो आया दिल्ली से। मैं मान लेते हैं ज्यादा पॉपुलर हो गया, दिल्ली से आया बंदा और बोल रहा है भाई मोबाइल दे दो। मोबाइल कितने का है, 10,000 का। भाई टैक्स कितना लेना है, 18%। अब बताओ जो 18% लूंगा किस किस को देना पड़ेगा, आप बोलोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा दे दो और आधा स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो चलो आधा दे दूंगा, लेकिन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को दूं आधा, हरियाणा वाले को कि दिल्ली वाले को। भाई हरियाणा से खट्टर जी भी तो आ जाएंगे, बोलेंगे भाई मेरे यहां से माल बिका है मुझे टैक्स चाहिए। और दिल्ली से केजरीवाल जी आ जाएंगे, बोलेंगे सबूत दिखाओ, सॉरी केजरीवाल जी आ जाएंगे, बोलेंगे मुझे भी तो टैक्स चाहिए। भाई हरियाणा गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए और दिल्ली गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए। ऐसे केस में क्या करोगे आप बताओ, किसको दें हम। ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोला भाई ऐसे में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तीन तीन स्टेट आ जाएगी, एक तीन स्टेट नहीं 2 स्टेट आ जाएगा, एक हरियाणा गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए और मोदी जी को भी पैसा चाहिए। ऐसे केस में आप एक काम करो, आईजीएसटी लगा दो। क्या लगा दो, आईजीएसटी। क्योंकि आप दो गवर्नमेंट को कैसे, दो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा नहीं बांट सकते। आप तो क्या करो, बिल कैसे बनाओ, आप बिल बनाओ 10,000 रुपए का मोबाइल और लगाओ क्या, आईजीएसटी 18%, पूरा 18। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। सीजीएसटी का क्या बताया था, सेंट्रल जीएसटी। एसजीएसटी का क्या बताया था, स्टेट जीएसटी। और अभी मैंने आपको क्या बताया, आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड मतलब इकट्ठा किया हुआ सारा, सीजीएसटी एसजीएसटी सारा जोड़ जाड़ के एक बार में आप कितना दे दो, 18%, और लगा दो कितना, 1,800 रुपए। तो सामने वाले से ले लो 11,800। अब आप बोलोगे ये 1,800 किसको दिया जाएगा, आप ये सारा का सारा किसको दे दोगे, मोदी जी को। जो आईजीएसटी होता है सारा का सारा किसको बांट दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट बांट देगी, जितना हरियाणा गवर्नमेंट को देना होगा, जितना दिल्ली को देना होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बांटेगी, आपका कोई काम नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल वर्ड में, अगर आप अपने ही स्टेट में बेचो तो क्या लगाना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर आप अपने स्टेट से बाहर बेचोगे तो क्या लगाना है, आईजीएसटी। क्योंकि बाहर बेचने में तीन तीन गवर्नमेंट आ जाती है, तो आप तीनों गवर्नमेंट को बांट नहीं सकते, तो बेटर है कि आप क्या दे दो, आईजीएसटी, और सीधा आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जमा करा दो। सेंट्रल गवर्नमेंट बांटेगी किसको कितना देना है, कितना मोदी जी को, खट्टर जी को देना है, कितना केजरीवाल जी को देना है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपके जस्ट नॉलेज के लिए, आपके काम की चीज नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए, जिस जगह पे जो आइटम कंज्यूम होता है, यूज होता है जिस जगह पे, वहां वाली गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। कहां पे यूज हो रहा है ये वाला फोन, दिल्ली में, क्योंकि आप तो हरियाणा से आपने भेज दिया, तो यूज कंज्यूम कहां होगा, दिल्ली में। तो दिल्ली वाली गवर्नमेंट को आधा टैक्स दे देंगे मोदी जी। समझ आ गया। लेकिन आपके काम का नहीं है, आपके काम को आपको सिंपल सिर्फ 2 बात याद रखनी है। क्या, अगर मैं अपने स्टेट में बेचूंगा तो मुझे क्या लगाना है, सीजीएसटी और
SGST। अगर मैं अपने स्टेट के बाहर बेचूंगा तो मुझे क्या लगाना है, IGST। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। CGST SGST लगेगा तो जो भी टैक्स होगा उसका आधा आधा हो जाएगा, यानी कि अगर जैसे 5% वाला आइटम होगा तो 2.5 CGST लगेगा और 2.5 SGST। 12 वाला होगा तो आधा आधा मतलब 6-6, 18 वाला होगा तो 9-9, और अगर 28 वाला होगा तो 14% और 14%। समझ आ गया ये बात, ये पॉइंट क्लियर है। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट में बेचोगे तो सिर्फ क्या लगेगा, IGST, और एक बार में पूरा टैक्स दे दोगे। जैसे 18% है तो पूरा 18%, 28% है तो पूरा 28%। समझ आया या कोई दिक्कत हो रही, बोलो भाई। चलो मैं इसी चीज को मैं लिख के भी दिखा देता हूं। ये मैंने फोटो बना दी है ताकि आपके लिए पहचानने में आसानी हो। एक बार इसको ठीक से समझ लेते हैं। ये सेलर है, ये भी यूपी का है, और ये बायर है, ये भी यूपी का, यानी बेचने वाला भी यूपी का, खरीदने वाला भी यूपी का। इसे बोला क्या जाता है, लोकल सप्लाई। सेम स्टेट है ना दोनों, जब अगर दोनों सेम स्टेट होता है तो उसे क्या बोला जाता है, लोकल सप्लाई। याद रखना, ये वर्ड याद रखना, आगे चल के आपको काम आएगा। जब मैं सेम स्टेट में बेचूंगा तो मैं क्या बोल दूंगा, इसे लोकल बेचा है, लोकल सप्लाई। समझ आ गया, लोकल सप्लाई। और अगर आपकी सेल लोकल सप्लाई है तो कौन सा टैक्स देना है आपको, CGST और SGST। क्योंकि देखो टैक्स लेने कौन कौन सी गवर्नमेंट आएगी, एक मोदी जी आएंगे और एक कौन आएगा, स्टेट गवर्नमेंट। आपकी स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है, यूपी में हो तो योगी जी होंगे। समझ आ गया, तो योगी जी को और मोदी जी को आपको पैसा देना है तो 9% CGST दे दो और 9% SGST दे दो, अगर टैक्स रेट है 18%। समझ आ गया, और अगर टैक्स रेट होता 28 तो 14% दे देते। क्लियर है ये पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं। चलो अब आगे बात करते हैं। अगर यही सप्लाई होती सेंट्रल सप्लाई, सेंट्रल सप्लाई समझ रहे हो, सेंट्रल सप्लाई क्या, आप यूपी के हो, आपने बेच दिया किसी और स्टेट में, किसी और स्टेट में, अभी मैं मान के चल रहा हूं दिल्ली। वैसे दिल्ली स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन आगे चल के डिस्कशन करेंगे यूनियन टेरिटरी क्या होता है, स्टेट क्या होता है। अभी आप स्टेट की तरह सब चीज को समझो, ठीक है। तो आप कहाँ के हो, यूपी के, और आपने बेच दिया दिल्ली में। अच्छा कितनी गवर्नमेंट आ जाएगी पैसा मांगने, देखो मोदी जी तो हर जगह आएंगे क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे हैं, पूरे देश में पैसा उनको खर्च करना, ज्यादा पैसा चाहिए। आप कहीं पे भी बेचो मोदी जी तो आएंगे, साथ में यूपी वाले सर भी आएंगे यानी हमारे योगी जी, और साथ में दिल्ली वाले भी आएंगे, केजरीवाल जी भी। तीनों को पैसा नहीं दे सकते, ऐसे केस में आपको क्या देना है, IGST। सीधा आप क्या पे कर दो, IGST। अच्छा IGST किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जब आप IGST जमा करते हो तो वो किसके पास चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड करेगी कि किसको कितना देना है, वो आपकी हेडेक नहीं है। हालांकि मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि किसको दिया जाता है, जहां पे कंज्यूम हुआ है सामान। तो कहां कंज्यूम हुआ था, इस केस में दिल्ली गवर्नमेंट के पास। तो आधा हिस्सा जो 9% बनता है वो 9% दिल्ली गवर्नमेंट को दे देगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन आपका काम क्या है, आपका कोई काम नहीं है, आपको सीधा क्या लगाना है, IGST, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना टैक्स होता है जमा कर देना है। समझ आ गया, ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा एक दो चीज और बतानी है मुझे, आपसे पूछ लूं। अभी मैंने आपको दो तरह की सेल बताई, या तो आप अपने स्टेट में बेचोगे या तो आप अपने स्टेट के बाहर बेचोगे। जब आप अपने स्टेट में बेचोगे तो क्या बोला जाएगा उसे, लोकल सप्लाई। लेकिन क्या लोकल सप्लाई यही वर्ड गवर्नमेंट यूज करती है, नहीं, गवर्नमेंट कोई और वर्ड यूज करती है, टेक्निकल वर्ड, वो आपको याद रखना है। अगर आप सेम स्टेट में बेचोगे, ध्यान से सुनो, अगर आप सेम स्टेट में बेचोगे तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोला जाता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, या फिर मैं इसे बोल सकता हूं लोकल सप्लाई। समझ आ गया, लोकल सप्लाई हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में ताकि आसान हो जाए। लेकिन जो गवर्नमेंट वर्ड यूज करती है टेक्निकल वर्ड, वो क्या वर्ड है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंट्रा का मतलब होता है सेम, तो सेम स्टेट में सप्लाई किया। दूसरा, अगर आपने अदर स्टेट में सप्लाई किया, अदर स्टेट में यानी अपने स्टेट से बाहर बेचा है, तो आप इसे बोलोगे इंटर स्टेट सप्लाई, या फिर अभी मैंने क्या बताया था, सेंट्रल सप्लाई। याद आ रहा है, सेंट्रल सप्लाई। जब आप अपने स्टेट से बाहर बेचते हो, जैसे मैं हरियाणा का हूं, हरियाणा के बाहर कहीं पे भी बेचूं तो उसको क्या बोला जाएगा, सेंट्रल सप्लाई, यानी IGST, सॉरी इंटर स्टेट सप्लाई। अब मैं, मेरे को भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज में आती थी कि इंटर और इंट्रा में मैं भूल जाता था कि यार इंटर का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब क्या होता है। याद रहता था कि भाई इंटर क्या है, इंट्रा क्या है, ये नहीं याद रहता था कि इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब क्या होता है। तो इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। कभी आपने चुगली की है, चुगली, अरे जब किसी की शादी होती है तो आप जाके बोलते नहीं ऐसे, इंटरकास्ट मैरिज कर रखा है वो, धर्म भ्रष्ट हो गया उसका, ऐसा बोलते हो कि नहीं। वैसे तो आजकल कॉमन है, सबके सब करते हैं इंटरकास्ट मैरिज, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपने ये वर्ड सुना होगा इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज का मतलब क्या होता है, अलग कास्ट में किया। तो इंटर स्टेट का मतलब क्या होगा, अलग स्टेट में बेचा। समझ आ गया, तो इस तरीके से याद रखना, इंटरकास्ट मैरिज जैसे भाई अलग जगह पे शादी किया, वैसे इंटर स्टेट का मतलब अलग स्टेट में बेचा। और इंटर स्टेट में जब भी आप बेचोगे तो क्या लगेगा बताओ जरा,
आईजीएसटी फुल रेट से। फुल रेट से का क्या मतलब है भाई, अगर 18% है तो पूरा 18 आईजीएसटी लग जाएगा, 12 है तो पूरा 12 आईजीएसटी लग जाएगा। और दूसरा क्या होता है, अब जब इंटर याद हो गया तो इंटर अपने आप याद रहेगा आपको। इंट्रा क्या होगा भाई, दूसरे स्टेट में बेचा है तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी सेम स्टेट में बेचा है तो क्या हो जाएगा आपका, इंट्रा स्टेट सप्लाई। समझ आ गया, जिसे आप सिंपल वर्ड में क्या बोलोगे, लोकल सप्लाई। और इसमें क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और दोनों हाफ हाफ लगेगा, हाफ सीजीएसटी लगेगा, हाफ एसजीएसटी। यानी अगर किसी आइटम पे 18% टैक्स है तो 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% एसजीएसटी लगेगा। और मैंने फिगर में ये दे दिया ताकि आपको याद कभी करना हो तो याद कर, देख के याद आ सकता है आपको। जैसे ये इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये लोकल सप्लाई को मैंने लिख रखा है, लोकल सप्लाई को इंट्रा स्टेट, और सेंट्रल सप्लाई को क्या लिख रखा है, इंटर स्टेट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अभी तक क्या क्या चीजें आपको समझ आ गई हैं, पूछ सकते हो आप। अगर अभी कोई डाउट है, लगभग हमने 1 घंटे की क्लास ले ली है, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट बाद नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। आप पहले बताओ, मुझे कुछ पूछना है, बोलो भाई। हाँ जी, कोई बात नहीं, पूछिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ यही टैक्स नहीं होता। जैसे आपने आपने सुना होगा जीएसटी आने से पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, बहुत सारे, 1000 तरह के टैक्स होते थे। वैट होता था, अगर आपने सुना होगा। धीरे धीरे मैं वो सारी चीजें कवर करूंगा, धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा, एक साथ तो सारी चीजें नहीं आ सकती। बट जीएसटी आने से पहले बहुत सारे टैक्स होते थे। और जीएसटी जब आया था तो इंडिया ने एक वो किया था, जीएसटी को बोला था वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स। सुना था आपने कि भाई एक इंडिया है तो एक ही टैक्स होना चाहिए ना, 10 तरह के टैक्स क्यों ले रहे हो आप। हर गवर्नमेंट का, मतलब जैसे हरियाणा गवर्नमेंट का सेल टैक्स का अलग रूल होता था, दिल्ली गवर्नमेंट का सेल टैक्स का अलग रूल होता था, टैक्स भी अलग अलग लेते थे। इसलिए बहुत सारे, अभी आप अगर पेट्रोल लेने जाओ तो आपने देखा होगा दिल्ली में पेट्रोल अलग रेट का मिलता है और हरियाणा में पेट्रोल अलग रेट का मिलता है। रीजन क्या है कि हर गवर्नमेंट, अभी पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, अभी आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा, बट पेट्रोल पे अभी जीएसटी नहीं लगता, तो पुराने वाले टैक्स लगते हैं। तो पुराने वाले टैक्स हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी मर्जी थी कि भाई कौन सा टैक्स लेंगे, कितना लेंगे। आपका जो क्वेश्चन था, वो जो ऑनलाइन वाले हैं उनको नहीं पता चलेगा क्या क्वेश्चन था, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऑनलाइन वाले को बता रहा हूँ मैं आपको कि भाई आपका क्वेश्चन था कि सर जब मैं गाड़ी लेने जाता हूँ, जैसे एक कार खरीदने गया, एक शोरूम प्राइस होता है एक, और एक होता है ऑन रोड प्राइस। तो एक्स शोरूम प्राइस तो कुछ भी हो, बट ऑन रोड प्राइस, अगर सेम गाड़ी मान लेते हैं मैं स्विफ्ट ले रहा हूं, तो स्विफ्ट गाड़ी मेरे को दिल्ली में अलग रेट की मिलेगी, यूपी में अलग रेट की मिलेगी, अगर मैं हरियाणा से लूं तो अलग रेट की मिलेगी। तो ऐसा क्यों होता है, ये अलग अलग रेट क्यों आ जाते हैं? क्योंकि मैं एक बात बता दूं, जब आप कार खरीदते हो सिर्फ एक तरह के टैक्स नहीं होते, कई तरह के टैक्स होते हैं। पहला टैक्स तो जीएसटी होता है जो हर जगह सेम है 18%। लेकिन उसके बाद अलग अलग टैक्स कौन कौन से लगते हैं, जैसे रोड टैक्स आपको देना पड़ता है, रूट परमिट लेनी पड़ती है आपको, उस जगह पे उस रोड पे चलाने के लिए आपको बहुत सारे टैक्स और देने पड़ते हैं। वो टैक्स हर गवर्नमेंट का अलग अलग होता है, जैसे दिल्ली का अलग है, जीएसटी सेम है, ध्यान से सुनो, जीएसटी हर पूरे इंडिया में एक ही है, एक ही रेट चल रहा है। लेकिन जो दूसरे टैक्सेस लगते हैं वो हर स्टेट के अलग अलग हो सकते हैं, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? वैसे एक क्वेश्चन इससे रेलेवेंट था, अभी आप धीरे धीरे और आगे समझोगे तो आपको समझ आएगा। और कोई डाउट हो किसी का? तो चलो देखो, मैं एक बार याद दिला देता हूं। मैंने आज बताया आपको इंडिया में 2 तरह के टैक्स होते हैं मेनली, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। एक बात और बता दूं, डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है बताओ जरा, इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जीएसटी। क्या जीएसटी ही एकमात्र इनडायरेक्ट टैक्स है? नहीं भाई, और भी हैं बहुत सारे टैक्सेस, लेकिन मुझे सिर्फ आपको क्या पढ़ाना है, जीएसटी। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स भी क्या यही होता है इनकम टैक्स, या और भी होते हैं? बिल्कुल और भी होते हैं। जैसे वेल्थ टैक्स होता है, कोई बहुत अमीर है तो उसको वेल्थ टैक्स देना पड़ता है, तो उस केस में भी उनको डायरेक्ट टैक्स ही होता है वो, लेकिन वो भी हमें नहीं पढ़ना। हमें क्या पढ़ना है, जीएसटी और इनकम टैक्स। पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में क्या बताया मैंने आपको, डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि आप अपना खुद से कैलकुलेशन करते हो, आपने कितना कमाया आप अपनी आईटीआर फाइल करते हो और गवर्नमेंट को आप बताते हो भाई मेरा इतना टैक्स बनता है, और जितना टैक्स बनता है उतना आप गवर्नमेंट को जमा करा देते हो। ये बात क्लियर है? डायरेक्टली आप जमा कराते हो, इसीलिए इसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन जरा अगर बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा कोई ना कोई मीडिएटर होगा। आप हमेशा पैसे डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दोगे, आप खरीदने वाले हमेशा पैसे किसको दोगे, दुकानदार को।
दुकानदार को जब आप पैसे दोगे, दुकानदार गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा। समझ आ गया? तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। समझ आ गया? क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम जीएसटी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पहले हम जीएसटी करेंगे क्योंकि टैली में उसका काम आएगा। टैली जब हम करेंगे तो उसमें जीएसटी के काम आएंगे। तो टैली अगर पढ़ने से पहले जीएसटी पढ़ रहे हैं, तो जीएसटी में क्या क्या, जीएसटी कब लगेगा? तो भाई अगर आप गुड्स बेच रहे हो या फिर आप सर्विस बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो तो जीएसटी लगेगा, या फिर सर्विस बेच रहे हो तो जीएसटी लगेगा। पहले तो थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने गुड्स क्या होता है और सर्विस क्या होती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया कि भाई टैक्स के इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रेट्स फिक्स कर रखे हैं, चाहे वो 5% हो, चाहे 12 हो, चाहे 18 हो, कि हर आइटम पे इतने इतने टैक्स लगेंगे। लेकिन टैक्स लेंगे कैसे गवर्नमेंट आपसे? गवर्नमेंट ने बोला देखो भैया हम पूरे इंडिया में हम दो तरह की गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो पैसे तो दोनों को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा कम चाहिए। तो इसीलिए क्या बात की गई कि देखो भाई कौन सा स्टेट में आप बेच रहे हो, जैसे अगर आप सेम स्टेट में बेच रहे हो, सेम स्टेट में, तो उसे बोला क्या जाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और अगर आप सेम स्टेट में बेच रहे हो तो आप क्या लगाओगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो और आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को दे दो। और अगर आप अपने स्टेट के बाहर जाके बेच रहे हो तो उसे क्या बोला जाता है? इंटर स्टेट सप्लाई। और ऐसे केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा? आईजीएसटी और फुल रेट से लगाना पड़ेगा। सारे पैसे किसके पास चले जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट बांटेगी जैसे भी बांटना हो। क्लियर है पॉइंट? यहां तक की चीजें क्लियर हैं या नहीं? क्लियर है? चलो, अब एक टॉपिक मुझे बताना है कि जीएसटी क्या सब पे लगता है, ये थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं हम। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आप बड़ी देर से चिल्ला रहे हो कि जीएसटी लगता है, जीएसटी लगता है, और मैं अभी क्या बताऊं आपको, अभी मैं कल ही कपड़े खरीद के आ रहा हूं और 1000 रुपए का वो दुकान वाले ने बोला कि कपड़ा 1000 का। तो मैंने बोला भैया 1000 फिर जीएसटी भी लोगे? उसने बोला अरे कैसी बात कर रहे हो, बस 1000 रुपए दो, कपड़े ले जाओ। तो उसने तो जीएसटी नहीं लिया। आप कैसे, अब तब से आप चिल्लाए जा रहे हो जीएसटी लगेगा, हर चीज पे लगेगा, हर चीज पे लगेगा। हमने तो नहीं देखा जीएसटी, मैं तो कपड़ा लेने गया नहीं ले, और तो और बर्गर खाने गया, बर्गर भी 100 रुपए का था, 100 रुपए ही देकर आया मैं, तो 105 नहीं दिया मैंने। यानी कि कुछ दुकानदार तो टैक्स नहीं ले रहे, लेकिन कुछ दुकानदार ले रहे हैं। जैसे कि मैं अभी गया था मैकडोनाल्ड में बर्गर खाने, तो वहां पे मेरे को बर्गर दिया, फिर पैसे और काट और लिया मेरे से, 5% टैक्स ले लिया। ठीक है, तो कुछ लोग ज्यादा पैसे लेते हैं, यानी कुछ लोग जीएसटी ले रहे हैं और कुछ लोग नहीं ले रहे हैं। ऐसा क्यों? बताओ भाई, किसी को कुछ पता हो तो। हाँ, तो फिर क्यों नहीं ले रहे लोग? आप ठीक है, और कोई बताओ। इसीलिए तो गवर्नमेंट आंख बंद कर क्यों रखी है? आपने बोला कि कोई टैक्स नहीं ले रहा क्योंकि पे ना करना पड़े। आपने एक वर्ड बोला कि बिल बनाओगे तब जीएसटी देना पड़ेगा। और कोई बताओ, गवर्नमेंट क्यों नहीं पकड़ती आपको कि बिल क्यों नहीं बना रहे? जब गवर्नमेंट पकड़ेगी तब देखा जाएगा। तो चलो मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। जैसे ही जीएसटी आया तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो भाई हम सबको नहीं पकड़ेंगे। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको फिगर के साथ याद दिला दूं। जैसे ये बंदा है बर्गर खरीदने गया, बर्गर 100 रुपए का दिया, बस कोई जीएसटी की बात ही नहीं आई। इसने 100 रुपए दिए, दुकानदार ने पूरे और रख लिए। इसने पूछा भी कि भैया 5 रुपए गवर्नमेंट को दोगे क्या? तो इसने दो अच्छी खासी सुनाई कि मैं क्यों दूं गवर्नमेंट को, मैं तो अपना रखूंगा। लेकिन कभी कभी आप दुकान पे जाते हो तो वही 100 की जगह कितने का मिल जाता है? 105 का। उसमें 5 रुपए बिल पे जीएसटी भी लिखा होता है, और आप वहां पे कितना देते हो? 105। और उससे पूछोगे भैया 5 गवर्नमेंट को दोगे? वो बोलेगा हाँ भाई देना ही पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये भेदभाव क्यों? ठीक है, तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है मैं आपको समझाता हूं। पहले तो जब जीएसटी आया तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई सबको जीएसटी के अंदर नहीं लाएंगे, छोटे दुकानदार को छोड़ दिया जाएगा। भाई हर इंसान परेशान होगा, जो छोटे दुकानदार है वो कहां से जीएसटी लेंगे फिर देंगे, बहुत झंझट है उनके लिए। तो भाई छोटे दुकानदार को माफ कर दिया जाता है कि आप जीएसटी मत देना, और बड़े दुकानदार को बोला जाता है कि भाई आपको तो जीएसटी देना पड़ेगा क्योंकि आप बड़े दुकानदार हो। अब आपके मन में डाउट आएगा कि भाई छोटे दुकानदार बड़े दुकानदार कैसे, फीता लेके नापते हैं कि भाई आप छोटे हो आप तो बड़े हो? ऐसे नहीं होता। रियल लाइफ में सेल के ऊपर देखी जाती है। अगर आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा सेल कर रहे हो तो आप माने जाते हो कि बड़े दुकानदार हो। तो कई जगह जब आप मॉल वगैरह में जाते हो हमेशा आपसे जीएसटी लिया जाता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं भाई हमारी इससे ज्यादा सेल है। और कई बार आप कचौड़ी खाने जाते हो छोटे छोटे दुकानदार के पास, तो वो नहीं लेते, कि कहते हैं कि हमारी इससे कम सेल है। समझ आ गया? जैसे मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा, जैसे एक सिंपल सी बात करता हूं। लिमिट जो है 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की लिमिट है। अब आप बोलोगे ये कैसी लिमिट बता रहे हो, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख? तो कुछ आप क्या बेच रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप गुड्स बेच रहे हो कि आप सर्विस दे रहे हो?
उसके ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा आप कौन से स्टेट में रहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं तब जाऊंगा जब मैं आगे आपको जाके बताऊंगा, अभी मैं हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूं। आप बस इतना समझो कि कुछ स्टेट में अगर आपने 10 लाख से ज्यादा सेल कर दी तो आपको मान लिया जाएगा आप बड़े दुकानदार हो, और कुछ स्टेट में आपको 40 लाख तक की लिमिट मिल जाएगी कि भाई 40 लाख तक सेल करते हो तो आप माना जाएगा कि आप क्या हो, छोटे दुकानदार। 40 लाख से ज्यादा सेल करते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और आपको बड़ा दुकानदार माना जाएगा। समझ आ गया? यानी 40 लाख से कम आप अगर सामान बेचते हो तो आप बच जाओगे। अब आप बोलोगे देखो भले ही आप ये डिटेल में सारा बताना, कौन सी स्टेट में 10, कौन से में 20, कहां पे 40, क्या लगता है, हरियाणा का तो बता दो, एटलीस्ट हरियाणा का तो बता दो, हमें कुछ तो आइडिया लग जाए। तो मैं आपको बता देता हूं, और ध्यान रखना ये जो भी मैं बता रहा हूं अभी सिंपल सा ही बता रहा हूं, सिंपल ही बता रहा हूं, धीरे धीरे चीजें चेंज होंगी। तो अभी मैं एकदम सिंपल वर्ड में एक लाइन में बोल देता हूं, कल को आके लड़ाई मत करने लग जाना भैया आपने तो इतना बोला था। जब मैं आपको रजिस्ट्रेशन बताऊंगा कि किसको जीएसटी नंबर लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, वहां पे पूरे रूल बताऊंगा आपको। अभी मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड में बोल दे रहा हूँ, अगर आप हरियाणा में सर्विस सप्लाई करते हो, क्या करते हो, सर्विस सप्लाई, तो आपको जो लिमिट है 20 लाख है। अगर आप हरियाणा में सर्विस दे रहे हो, सर्विस समझ आ रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अगर 20 लाख रुपए तक मैं आपको सर्विस देता हूं तो मेरे को जीएसटी नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे को कोई भी आपसे टैक्स लेने की जरूरत नहीं है, ना ही गवर्नमेंट को जमा कराने की जरूरत है। समझ आ गया? 20 लाख से कम है तो मैं बच गया। और अगर मैं गुड्स बेचता हूँ, गुड्स, गुड्स तो समझ आ रहा है, तो हरियाणा में आपको कितनी मिल जाएगी लिमिट, 40 लाख। अब हमारे कई सारे स्टूडेंट होंगे जो कह रहे होंगे हम तो हरियाणा में नहीं है, हम तो मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, तो बताओ, तो महाराष्ट्र का भी सेम रूल है। अब और भी स्टूडेंट और होंगे जो दिल्ली में बैठे होंगे, उनका भी सेम रूल है, ठीक है। इनमें और भी कई स्टूडेंट होंगे राजस्थान में बैठे होंगे, उनका भी सेम रूल है। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके यही रूल लगते हैं, मोस्टली स्टेट ऐसे हैं जिनके यही रूल है। अगर आप सर्विस देते हो तो 20 लाख तक आपको छोटा दुकानदार माना जाएगा, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, कोई जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप गुड्स बेचते हो तो आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 40 लाख रुपए तक आपको कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? इसीलिए आप कभी कभी किसी किसी बर्गर वाले के पास जाते हो तो वो जीएसटी आपसे क्यों नहीं ले रहा होता है, 100 रुपए का बर्गर 100 में ही क्यों दे देता है, क्योंकि वो डिक्लेयर कर रहा है, वो मान के चल रहा है कि मेरी जो सेल है वो 40 लाख से कम है और मैं क्या हूं, छोटा दुकानदार। समझ आ गया? ठीक है। लेकिन आपको मैं आगे चल के जब भी मैं बोलूंगा 20 लाख बोलूंगा और आप 20 लाख ही याद रखना। मैं अभी जो बोलूंगा आगे चल के 20 लाख से कम बेच रहा है तो मैं बोलूंगा छोटा दुकानदार, 20 लाख से ज्यादा बेच रहा है तो बोलूंगा बड़ा दुकानदार। लेकिन अब आप बोलोगे भाई 20 क्यों बोल रहे हो, तो 10, 20, 40 तीनों लिमिट है, और कैसे कैसे है वो भी बताऊंगा। और कई जगह ऐसी लिमिट है कि भाई 1 रुपए का भी सामान बेचोगे तो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो ऐसी कई सारी कंडीशन है, वो सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना समझो कि भाई कोई छोटा दुकानदार है, अगर इसकी इतने से कम सेल करता है, जैसे 20 लाख या 40 लाख या 10 लाख, इससे कम सेल कर रहा है तो वो छोटा दुकानदार है, इसीलिए वो मेरे से जीएसटी नहीं ले रहा। समझ आ गया? तो कई जगह आप जाते हो कपड़ा खरीदने तो सिर्फ 1000 रुपए का कपड़ा 1000 ही देकर आ जाते हो। कई रेस्टोरेंट में आप जाते हो, रेस्टोरेंट तो मोस्टली जीएसटी नंबर ले लेते हैं, बट कई ढाबे पे आप जाते हो तो 100 रुपए का 100 रुपए ही देकर आते हो, आप अलग से कोई पैसा नहीं देकर आते। समझ आ गया? लेकिन कुछ लेते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम 40 लाख से ज्यादा सेल करते हैं। अब आप बोलोगे कि मान लेते हैं इस तरह तो सभी बोलते हैं हम 40 लाख से कम सेल करते हैं, तो भाई अगर आप 40 लाख से कम सेल करते हो तो आपके अकाउंट में भी 40 लाख से कम आने चाहिए ना। अगर आप कह रहे हो कि मेरी 40 लाख से कम सेल है तो आपके अकाउंट में भी 40 लाख से कम रुपए आने चाहिए। पता चला यूपीआई करवाते रहो, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख आ रहे हैं, फिर एक दिन नोटिस आएगा। हाँ कैश आ रहे हैं तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलने वाला ना, बट आप अगर बहुत तेज हो तो कैश भी जाके जमा कराओ बैंक में, जो आपके पास कैश आया, तो आप फिर फंस जाओगे। तो देखो अधिकतर लोग क्या करते हैं, उनके पास अधिकतर लोग, मैं बता रहा हूँ, मेरे घर के पास में एक कचौड़ी वाला रहता है, आपने देखा होगा एसएलएफ मॉल के सामने रहता है वो कचौड़ी वाला। मुझे लगता है वो 40 लाख से ज्यादा की सेल कर देता है, मुझे ऐसा पर्टिकुलर लगता है। लेकिन ये वीडियो को इनकम टैक्स ऑफिसर देख रहा होगा तो उसके पास आ जाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ नहीं करता भाई वो नॉर्मल सा आदमी है, गरीब बंदा है। लेकिन अब आप बोलोगे कि भाई तो वो कैसे मैनेज करते हैं, वो 40 लाख से कम की सेल कर रहे हैं, ज्यादा की सेल कर रहे हैं, बट फिर भी जीएसटी नंबर नहीं ले रखा, कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहली कंडीशन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, लेकिन एक बात सुन लो, दुकानदार का कभी भी जीएसटी नंबर लेने से कोई नुकसान नहीं होता। मैं आपको समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा तो समझाऊंगा। तो मैं कभी भी टैक्स चोरी की एडवाइस नहीं दूंगा, आपको टैक्स देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि आप जितना टैक्स दोगे तभी तो चंद्रयान 4 जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जाएंगी, ठीक है। तो आपका टैक्स देना बहुत जरूरी है, टैक्स चोरी कभी नहीं करना चाहिए। हाँ टैक्स प्लानिंग करके टैक्स सेव करना चाहिए, टैक्स सेव करना एक अलग चीज है और टैक्स चोरी करना एक अलग चीज है। तो हम जो भी पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे वो टैक्स सेविंग करेंगे कि भाई टैक्स बचाना कैसे चाहिए। अब टैक्स चोरी करके आप बच नहीं सकते, कभी ना कभी पकड़े जाओगे। तो टैक्स चोरी कैसे करना है वो हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, बट मैं छोटे छोटे दुकानदार की एक बार बात बता देता हूँ कि वो कैसे करते हैं। पहले तो वो कैश लेते हैं मोस्टली पैसा, जब आप बोलोगे भैया फोन पे, कहेंगे फोन पे मत कर, बस बजेगा नहीं तो तुझे खड़ा करके रखूंगा जब तक बजेगा नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो कई लोग डर जाते हैं बजा नहीं तो वो क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं, भैया 20 रुपए ले लो। तो वो कैश का क्या करते हैं, कैश को रख लेते हैं। तो कैश से तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला कि भाई आपने बेचा।
जो अकाउंट में लेते हैं वहां पे आप फंस सकते हो कि भाई 40 लाख से ज्यादा मत लो। अच्छा, कई दुकानदार जिनके 40 लाख से ज्यादा आते हैं वो क्या करते हैं, वो अलग अलग यूपीआई का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले अपने अपने अकाउंट नंबर से कनेक्ट करके रखते हैं उसको, तो जब आप पे करोगे उसको तो उनके अकाउंट में जाएगा। फिर दूसरे क्या होते हैं, फिर जब लगता है कि 30-35 लाख आ गया तो अब हटाओ हटाओ अपना हटाओ, अपनी वाइफ का लगा दो। फिर उसके बाद उनके में 30-35 आ गया तो हटाओ अपने बच्चे का लगा दो। तो ऐसे करके आप हर अकाउंट में पैसे कुछ कुछ ले लेते हैं जिससे वो बच जाते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा भाई टैक्स दो, क्योंकि टैक्स जैसे जैसे दोगे उतना अच्छा है। तो अभी समझ आया कि क्यों कोई लोग नहीं ले रहा जीएसटी और क्यों कोई ले रहा है, समझ आ गया। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि आपको एक चीज पता चल गई कि भाई मेरी तो सेल बढ़ रही है, जैसे आपकी सेल है 40 लाख से ज्यादा होने वाली है, या 20 लाख से ज्यादा, या 10 लाख से ज्यादा, किस स्टेट में रह रहे हो और क्या आइटम बेच रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे ये ओनर है, इसकी सेल बढ़ रही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तुरंत जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको दिख रहा है कि मेरी सेल हो रही है। अच्छा, एक बात और बता दूं, वॉलंटरी भी आप अप्लाई कर सकते हो। वॉलंटरी का मतलब आप अपनी मर्जी से, आपकी सेल है ही नहीं, आप तो 0 रुपए का माल बेचते हो, बट आपने कहा जीएसटी नंबर लेना है, कूल लगता है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपको जीएसटी नंबर दे सकती है। सबसे पहले आप तो बिजनेस वाले हो, आपकी सेल बढ़ रही है या फिर आपका मन कर रहा है, तो आप अप्लाई कर दो जीएसटी नंबर, ठीक है। जब आप अप्लाई करोगे तो ऑफिसर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे, तब वहां पे मैं बताऊंगा। अभी मैं हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूं, अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं बस, किसी भी चीज के डेप्थ में नहीं जा रहे, ठीक है। तो क्या होगा ऐसे में, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दोगे, जैसे सिंपल मैं बोल दूं, रेंट एग्रीमेंट देना होता है, बिजली का बिल देना होता है, आपकी आपकी फोटो चाहिए होती है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, वो सारी चीजें गवर्नमेंट वेरीफाई करती है, ऑफिसर उनके वेरीफाई करते हैं। और उनको अगर लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है तो आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है, ठीक है। वो आपको जीएसटी नंबर अलॉट कर देते हैं, समझ आ गया। अब आपके पास जीएसटी नंबर आ जाएगा, उसके बाद ही आप बिल काट सकते हो, समझ आ गया। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी को, मैंने जीएसटी नंबर नहीं लिया, मैं एक ढाबा खोल दिया, जीएसटी नंबर नहीं लिया। अब कोई भी आता है, मैं कहता हूँ देख भाई 100 रुपए की दाल और 5 रुपए टैक्स, 105 दे जा। अब वो तो सामने वाला बंदा तो 105 दे देगा मुझे, 100 में रखूंगा और 5 भी मैं ही रखूंगा क्योंकि जीएसटी नंबर ही नहीं है, समझ आ गया। तो ऐसे नहीं कर सकते, ये फ्रॉड है। आपको जब गवर्नमेंट, आपको पहले आपकी सेल बढ़ रही है या फिर आप सेल बढ़ने से पहले ही आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर दो। जब आपके पास जीएसटी नंबर आएगा तभी आप बिल बना सकते हो, समझ आ गया। और जब आप बिल बनाओगे तो बिल पे तब आप टैक्स लोगे, और जब आप टैक्स लोगे तो गवर्नमेंट को जमा भी कराओगे, समझ आ गया। तो पहले तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अब जब जीएसटी नंबर मिलता है, तो ये इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है ये कि जीएसटी नंबर जब आपको मिलता है तो वो कितने अंक का होता है, तो बताओ जरा कितने अंक का होता है। 15 देख के बता दिया, या कई लोगों को पहले से पता होगा। तो कितने डिजिट का होता है जीएसटी नंबर, 15 डिजिट का। कैसे होता है बताओ, कोई बताएगा, किसी को कुछ आइडिया हो। पहले 2 अंक कौन से होते हैं, कई लोगों को पता है तो वो बोल रहे हैं स्टेट कोड, कई लोग देख के बोल रहे हैं स्टेट कोड। मैं आपको बताता हूं, देखो जीएसटी नंबर को गवर्नमेंट ने बड़ा दिमाग लगा के प्लान किया। कैसे प्लान किया, सबसे पहले जो शुरू के 2 अंक होंगे उससे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट का जीएसटी नंबर है। यानी हर स्टेट को कोड बना दिया गया। कोड कैसे बनाया गया, मैं आपको स्टेट दिखाता हूं पहले, तो वहां से आप समझोगे। जैसे हो सकता है मैं इधर उधर थोड़ा बहुत 1-2 अंक इधर उधर बोल जाऊं, तो आप ये मत बोलना। जैसे जम्मू है, जम्मू कश्मीर, कोड डाल दिया 01, अभी तो चेंज हो गया, लद्दाख हो गया अलग, बाद में बताऊंगा इसके बारे में। तो जैसे 01 डाल दिया, ऊपर से देखो नॉर्थ साइड से कोड दिया गया कि जम्मू कश्मीर का कोड क्या होगा 01। अच्छा, हिमाचल का कोड क्या होगा 02, पंजाब का कोड क्या होगा 03, अच्छा चंडीगढ़ का कोड क्या होगा 04, यूके यानी उत्तराखंड का कोड क्या होगा 05, हरियाणा का कोड क्या होगा 06, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे ऐसे स्टेट के कोड बना दिए गए। उसके बाद देखोगे दिल्ली का कोड 07, राजस्थान का 08, उसके बाद और आगे जाओगे यूपी का 09, बिहार का 10, और ऐसे करके बहुत सारे बनाए गए। महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र का 27। तो इतने ज्यादा तो मुझे भी याद नहीं है, सबके तो याद नहीं है, बट नॉर्मली ऐसे ही बनाए गए, ऊपर से शुरू किया गया है। यानी ऊपर वाले को 01, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके 05, 06। तो हरियाणा में अगर मैं जीएसटी नंबर अप्लाई करता हूं तो बताओ मुझे कहां से जीएसटी नंबर मिलने वाला है, आपको जीएसटी नंबर मिलने वाला है 06 से। अगर मैं, मेरी मान लेते हैं बिजनेस दिल्ली में है और मैंने जीएसटी नंबर अप्लाई किया, तो कहां से जीएसटी नंबर मिलेगा 07, समझ आ गया। तो हर स्टेट वाइज, अगर मैं राजस्थान में रहता हूं तो 08, अगर मैं मुंबई में रहता हूं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का क्या मिलेगा मेरे को 27, समझ आ गया। तो जीएसटी नंबर अप्लाई करने से पहले ही आपको पता होगा कि पहले 2 अंक कौन सा होगा। अच्छा, अगले 10 अंक कौन से होंगे, अगले 10 अंक आपका पैन नंबर होगा एग्जैक्ट। अच्छा, इसका मतलब बिना पैन कार्ड के क्या आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं। आपके पास जीएसटी नंबर तभी मिलेगा जब आप अपना पैन कार्ड लगाओगे।
ठीक है, पैन कार्ड के साथ ही अप्लाई होता है। तो शुरू के 12 अंक तो मैं बता दूं ऐसे ही है, फिक्स है। 2 अंक आपका स्टेट कोड, अगला 10 अंक आपका पैन कार्ड एज इट इज रहेगा, एज इट इज। और ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और कई लोगों से ये भी पूछा जाता है पैन कार्ड का कैसे, कितने डिजिट होते हैं, देख लो ध्यान से, और काम करते समय आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। शुरू के 5 अंक अल्फाबेटिकली होते हैं, पता है ना पैन कार्ड के, आप अपना पैन कार्ड आज जाके देखना, तो शुरू के 5 अंक जो होते हैं अल्फाबेटिकली होते हैं, जैसे ABCD ऐसे करके, तो शुरू के 5 अंक होते हैं। उसके बाद अगले 4 अंक कौन से होते हैं, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मतलब उसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4 ऐसा कुछ करके, आप अपना पैन कार्ड जाके आज मैच करना। और लास्ट अंक ये जो 10वां अंक होता है वो भी क्या होता है आपका, अल्फाबेटिकली। तो इस तरीके से आपका पैन कार्ड बना होता है। तो जब आप GST नंबर अप्लाई करोगे तो शुरू के 2 अंक आपके स्टेट कोड होंगे, अगले 10 अंक कौन से होंगे बताओ, आपका एग्जैक्ट पैन कार्ड, एग्जैक्ट पैन कार्ड। उसके बाद जो 13वां अंक होता है, 13वां अंक वो होता है एक स्टेट में कौन सा GST नंबर अप्लाई कर रहे हो। जैसे मान लेते हैं मैं हरियाणा में हूं, हरियाणा में मैंने पहली बार GST नंबर अप्लाई किया तो मेरे को यहां पे मिलेगा 1, ठीक है। हरियाणा में मैंने एक GST नंबर है मेरे पास और मैंने दूसरा अप्लाई किया हरियाणा में, तो मेरे को यहाँ पे जो कोड मिलेगा वो क्या होगा 2। और हरियाणा में अगर मैंने तीसरी बार अप्लाई किया GST नंबर, ध्यान रखना मेरे पास होने चाहिए 2 GST नंबर, चाहे मैंने बंद कर दिया हो बाद में, तो जब तीसरी बार अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा 3। समझ आ गया। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन ए स्टेट। एक स्टेट में आपने कौन सा वाला नंबर रजिस्ट्रेशन लिया है, पहली बार करोगे तो 1, दूसरी बार करोगे तो 2, तीसरी बार करोगे तो 3। एक चीज क्लियर कर दूं, पहली बार मान लेते हैं मैंने अप्लाई किया बट डॉक्यूमेंट गलत लगा दिए और रिजेक्ट हो गया, तो जब मैं दूसरी बार अप्लाई करूंगा तो पहला ही तो माना जाएगा, तो 1 ही आएगा। जब GST नंबर आएगा तो क्या माना जाएगा 1, जो पहली बार आएगा वो 1, जो दूसरी बार आपने दूसरा GST नंबर अप्लाई किया तो 2, तीसरा किया तो 3। एक पर्टिकुलर स्टेट में मान लेते हैं मेरी दुकान है एक दिल्ली में भी, एक दिल्ली में भी है और एक हरियाणा में भी है। तो जब मैंने पहले दिल्ली में अप्लाई किया था तो एक GST नंबर आ गया होगा, 07 से शुरू हुआ होगा, फिर मेरा पैन कार्ड, और फिर अंक कौन सा होगा 1। और फिर मैंने हरियाणा में जब अप्लाई किया तो फिर कैसे आया होगा 06 से, फिर मेरा पैन कार्ड, और फिर भी क्या होगा 1, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट में कौन सा नंबर आप अप्लाई कर रहे हो, हरियाणा में पहला है, दिल्ली में पहला है। समझ आ गया। अब आप बोलोगे मेरी दिल्ली में भी दुकान है और हरियाणा में भी दुकान है, क्या मैं एक GST नंबर से दोनों का काम नहीं चला सकता? बिल्कुल नहीं, आपको हर स्टेट में अलग अलग GST नंबर लेना पड़ेगा। वैसे इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं एक बात बता दूं, GST नंबर स्टेट वाइज होता है। तो आप हरियाणा में हो तो हरियाणा में आपने एक GST नंबर ले लिया, तो दिल्ली में अगर आपकी दुकान खुलेगी तो दिल्ली में आपको अलग GST नंबर लेना पड़ेगा। अगर फिर किसी और स्टेट में, आपने यूपी में खोल दी दुकान तो यूपी में अलग GST नंबर लेना पड़ेगा। समझ आ गया। तो हर स्टेट में आपको अलग अलग GST नंबर लेना पड़ेगा, पहली बात। अच्छा, अब आपके मन में एक बात आएगी, मान लेते हैं हरियाणा में ही मेरी 4 दुकान है, फिर ये हरियाणा है, हरियाणा के अंदर में मेरी 4 दुकान है, फिर अब आपके पास यहाँ पे चॉइस है, चारों दुकान को एक GST नंबर से चला सकते। इसके बारे में वैसे डिटेल डिस्कशन आगे चल के हम करेंगे, बट मैं हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को जो थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है ना, तो वो बड़ी दिक्कत देती है। वो कहते हैं कि भाई लग रहा है इनको खुद ही नहीं आता होगा तभी ठीक से नहीं बताया हमें, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा एडवांस में जाके बता रहा हूँ। बाकी हर चीज की डिस्कशन डिटेल में अलग से होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसका डिटेल में, मैंने बताया ना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो जब मैं उस पॉइंट पे आऊंगा तो वहां पे डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि कब कब कहां कहां GST नंबर लेना है। बट थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दे रहा हूं। अगर आप हरियाणा में आपकी 4 दुकानें हैं तो आपकी चॉइस है, 4 दुकान में 4 GST नंबर ले लो, चलेगा। चारों दुकान का एक GST नंबर से भी काम कर सकते हो, चलेगा। आप हरियाणा में आपकी 100 दुकान है, 100 पे एक GST नंबर चला सकते हो, हाँ, एक GST नंबर से आप 100 दुकान चलाओ, 200 दुकान चलाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन एक स्टेट में ही होनी चाहिए। अगर आपकी एक दुकान हरियाणा में है, एक दुकान दिल्ली में है, तो आपको 2 GST नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों स्टेट अलग अलग हो गया। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि हर स्टेट में आपके पास जितनी दुकान होगी, हर स्टेट में एक GST नंबर तो आपको लेना ही पड़ेगा, हर स्टेट में एक GST नंबर। क्लियर हुआ पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पक्का? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आप बताना मुझे। मान लेते हैं मेरी दिल्ली में है 2 दुकान और हरियाणा में है 5 दुकान। अब बताओ मुझे कितने GST नंबर लेने पड़ेंगे? कम से कम 2। कम से कम 2 क्यों? एक दिल्ली के लिए अलग लेना पड़ेगा और एक हरियाणा के लिए अलग लेना पड़ेगा। अच्छा बताओ जरा, दिल्ली में एक GST नंबर से दोनों दुकान चला सकता हूं? हाँ, अगर मैं चाहूं 2 GST नंबर ले लूं तो मिल सकता है। पहले गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि भाई, पहले नहीं देती थी गवर्नमेंट कि भाई एक स्टेट में एक ही चलाओ ना, क्यों इतना नौटंकी कर रहे हो। बट अभी पहले गवर्नमेंट बोलती थी अगर दोनों दुकान अलग अलग है, जैसे एक कपड़े की दुकान है आपकी और एक मोबाइल की दुकान है, तो आप 2 ले लो, क्योंकि दोनों बिजनेस अलग है। ये पहले होता था। अब गवर्नमेंट ने कोई ऐसे रूल नहीं रख रखे, आपकी जितनी मर्जी उतने GST नंबर लो, अलग अलग दुकान होनी चाहिए। मतलब अगर 2 बिजनेस है आपका
तो सेम तरह का बिजनेस हो, दोनों में आप कपड़े ही बेचते हो, तो भी आप चाहो तो दोनों जीएसटी नंबर, 2 जीएसटी नंबर ले सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ आ गया? तो एक जीएसटी नंबर से भी चला सकते हो दिल्ली वाले, और 2 जीएसटी नंबर भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अब बताओ हरियाणा में कितने लेने पड़ेंगे? बिल्कुल आपकी चॉइस है, एक लेना एक लो, 5 लेना 5 लो। अच्छा 2 से काम चला सकता हूँ, 2 से 2 जीएसटी नंबर। हाँ ऐसा हो सकता है आप कह रहे हो इस 2 दुकान के लिए एक जीएसटी नंबर ले लिया, इन 3 दुकान के लिए अलग से एक जीएसटी नंबर ले लिया, आपकी मर्जी है। बट मिनिमम आपको 2 तो लेने ही पड़ेंगे, एक हरियाणा में और एक दिल्ली में। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पक्का? इतनी चीजें अगर आपकी क्लियर हैं तो कोई डाउट है तो पूछ लो। आज मैं आगे नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए आपको, बहुत ज्यादा चीजें सुनने लगोगे तो फिर आप परेशान भी हो जाओगे। ठीक है, तो एक शॉर्ट रिवीजन और क्लास हम ऑफ करेंगे। इसी बीच में अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, रिकॉर्डिंग में ही आ जाए ताकि डाउट्स, और अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्लास ऑफ कर देंगे। ठीक है, मैं एक बार सिंपल वर्ड में बोलूं, आज हमने टेक्स्ट पढ़ना शुरू किया। डिटेल में पढ़ रहे हैं या शॉर्ट शॉर्ट में? तो अभी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि भाई इंडिया में टैक्स की जरूरत है, और इंडिया में क्या, हर कंट्री में टैक्स की जरूरत है। अब आप बोलोगे दुबई तो नहीं लेता टैक्स, दुबई इनकम टैक्स नहीं लेता, दूसरे तरह के टैक्स लेता है। पता है ना, ये बात तो सबको पता थी कि नहीं? दुबई इनकम टैक्स नहीं लेता और दूसरे तरह के टैक्स लेता है। और कई लोग, कई जानकार होते हैं जो इंडिया में बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं इंडिया में भी इनकम टैक्स बंद कर देना चाहिए। जीएसटी लो ना, आप जीएसटी तो ले रहे हो, और दूसरे तरह के टैक्स लो। कुछ मैंने एक वीडियो देखी थी, कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था, उसने बोला था कि भाई ये बंद कर दो, जीएसटी बंद कर दो, इनकम टैक्स बंद कर दो, सब बंद कर दो, ट्रांजेक्शन टैक्स लगाओ 1%। मतलब आप किसी को भी पैसा दे रहे हो तो 1% टैक्स लग जाएगा अपने आप, तो वो वाला टैक्स लगाओ। तो भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बाकी गवर्नमेंट को जहां से मोटा पैसा आएगा गवर्नमेंट तो वही करेगी। तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, बिना पैसे के कोई भी देश नहीं चल सकता, ये तो क्लियर है। इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कभी भी टैक्स चोरी मत करना, टैक्स चोरी करने के पीछे मत भागना, टैक्स सेविंग करने के बाद पीछे भागना। टैक्स सेविंग करना होता है प्लानिंग करके, मतलब आप प्लान करो अच्छा अच्छा, ठीक है, जो रूल्स हैं उन रूल को फॉलो करते हुए आप टैक्स बचाओ जितना ज्यादा। यही काम तो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, यही काम होता है। आप हमारे पास आओगे, आप अपनी रिटर्न खुद से भरोगे, ज्यादा टैक्स पे कर दोगे। आप हमारे पास आओगे तो हम रूल्स के हिसाब से आपका टैक्स कम भरवाएंगे, रूल्स के हिसाब से, ध्यान रखना, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ताकि कल को कोई नोटिस ना आए। समझ आया? इसीलिए ज्यादातर लोग सीए के पास भागते हैं अपनी रिटर्न भराने के लिए। बट आप अपनी नॉलेज लो ना, आप उतनी नॉलेज लो, आप लोगों का टैक्स बचाओ और आप लोगों से चार्ज करो। चलो, बाकी सीए तो आपको पता ही है कि टॉप लेवल पे आ जाते हैं। अब आप अकाउंट टैक्स की बात कर रहे हो तो सबसे ऊपर कौन है? सीए है, ठीक, उसके बाद और कोई आते हैं। बट हाँ बिल्कुल, आप उतनी नॉलेज लो, आप आगे बढ़ो। तो इंडिया में टैक्स की, इंडिया में हर जगह टैक्स की जरूरत है, इसी वजह से हम टैक्स देते हैं। 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट यानी कि जीएसटी, सॉरी, डायरेक्ट यानी कि इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट यानी कि जीएसटी। अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी में गुड्स पे भी टैक्स लगता है और सर्विस पे भी टैक्स लगता है। अगर आप बोलो कि कब क्या लगता है, तो देखो हर आइटम के रेट फिक्स कर दिए गए हैं कि भाई इस पे इतना टैक्स लगेगा, इस पे इतना टैक्स लगेगा। आप वो आइटम इंडिया में बेचोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितने तरह के टैक्स? 3 तरह के वैसे देखा जाए तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। कब सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है? जब हम सेम स्टेट, लेकिन उसको बोलते क्या है, सेम स्टेट को बोलते क्या है? इंट्रा स्टेट। अच्छा, जब हम दूसरे स्टेट में बेचते हैं तो क्या लगता है? आईजीएसटी। और उसको क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया है, वो अगली क्लास में कवर करेंगे। फिर मैंने बोला भाई आप तो बड़ी देर से चिल्ला रहे थे जीएसटी जीएसटी, हम तो खुद से आप में से खुद की कई लोगों की दुकान होगी और वो जब से सुन रहा होगा वो कह रहा होगा मैं तो नहीं लगाता जीएसटी। तो रीजन क्या है? क्योंकि आप छोटे हो, हाइट में नहीं, सेल, जो आपकी जो सेल है वो कम है, जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है कि भाई आप बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लिमिट कैसे देखी जाती है, कब छोटा माना जाएगा? 10, 20, 40। अब भाई कब 10 लाख, कब 20 लाख, कब 40 लाख, वो हम डिस्कशन डिटेल में बाद में करेंगे। बट मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया। आप हरियाणा में रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, आप गुजरात में रहते हो, इन सब जगह जो रेट है वो है 20 लाख फॉर सर्विस और 40 लाख फॉर गुड्स। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, जैसे अब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जैसे जैसे बताऊंगा उतना कंफ्यूजन बढ़ेगी, तो हम वो डिटेल डिस्कशन बाद में ही करेंगे। तो अभी ये बात समझ आ गया, इतनी पॉइंट तो क्लियर हो गया। और अगर आपको जीएसटी नंबर चाहिए तो आप कैसे अप्लाई करते हो? अच्छा, ये पूरा बताया ही नहीं मैंने आपको 13 अंक तक ही बताए थे, उसके आगे मैं बोलना भूल गया, अभी मैं बता देता हूँ, कोई नहीं। जब आप जीएसटी नंबर अप्लाई करते हो तो टोटल कितने अंक मिलते हैं आपको? 15 डिजिट का, जिसमें से शुरू के 2 डिजिट कौन से होते हैं? आपका स्टेट कोड। कैसे स्टेट कोड डिसाइड किया गया पता चल गया होगा आपको, भी सबसे ऊपर से लेके नॉर्थ से लेके देखा गया है। उसके बाद दूसरा क्या है, अगले 10 अंक कौन से होते हैं? आपके पैन कार्ड वाले,
13वां अंक कौन सा होता है? एक पर्टिकुलर स्टेट में आपने कौन सा जीएसटी नंबर अप्लाई किया, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे। और लास्ट के 2 अंक जो होते हैं वो रेंडमली होते हैं, कुछ भी आ जाते हैं, मतलब कुछ भी, जो भी 15 अंक होते हैं। यानी आज मान लेते हैं मैं जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे शुरू के 13 अंक तो पता ही होंगे, बस लास्ट के 2 अंक देखना है कि भाई क्या देती है गवर्नमेंट। शुरू के 13 अंक फिक्स रहेगा। कौन सा? पहला स्टेट कोड मेरा, मैं हरियाणा में रहता हूं तो 06। अगला मेरा पैन कार्ड का 10 नंबर एग्जैक्ट होगा। 13वां 1 ही आना है क्योंकि मैं पहली बार अप्लाई करूंगा। 14वां 15वां मुझे नहीं पता क्या आएगा, बस वो पता चल जाता तो फिर मेरे को जीएसटी नंबर अप्लाई करने से पहले ही पता होता कि मेरा क्या जीएसटी नंबर आने वाला है। लेकिन अभी नहीं पता होता, लास्ट के 2 अंक कुछ भी आ सकते हैं। समझ आ गया? रैंडमली कुछ भी बढ़ाते हैं। तो इतने ही डिस्कशन आज के लिए काफी है। कोई डाउट है पूछो, नहीं तो हम क्लास ऑफ। बोलो भाई, ऑफ कर दो। डन।